हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो मार्शन एकेडमी। दिस इज़ अजीत कुमार सिंह और हम देख रहे हैं यहाँ पे यूपीएससी सीजीएसई 2025 का करंट अफेयर्स। ये उस सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है, पार्ट टू है। पार्ट वन हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो टू द वीडियो सेक्शन और वहाँ पे आप पार्ट वन इसका देख सकते हैं, राइट। उसमें हमने नेशनल न्यूज़ को कवर किया था एंड यहाँ पे हम इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, राइट। तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कुछ हम इंडिया की इकोनॉमी को भी का उसका पार्ट भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ कि हमारे पीएम को जो कुछ अवार्ड्स मिले हैं बाय डिफरेंट कंट्रीज़, उसके बारे में देखते हैं। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये हमें फ्रांस से मिला है, फ्रांस ने दिया है हमारे पीएम को। पपुआ न्यू गिनी ने हमें दिया है द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, राइट। देन हमें मिला है इजिप्ट से ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतह अल सीसी। उसके बाद फिजी से भी मिला है एंड देन पलाऊ से भी मिला है। तो ये जस्ट कंट्रीज़ आपको नाम याद रखनी है एंड अवार्ड्स के नाम आप याद रख सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड। अगर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हमें वो पता होना चाहिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल दीज अवार्ड्स इज़ जो हमें अवार्ड मिला है हमारे पीएम को फ्रॉम रशिया, राइट। तो मोस्टली क्या है कि अवार्ड्स के नाम नहीं पूछे जाएंगे, बट सिंस अवार्ड मिला है तो उसके बारे में, उसके अराउंड की चीज़ हमें पता होनी चाहिए। यूपीएससी का यही ट्रेंड होता है, उनका तरीका यही है क्वेश्चन पूछने का, राइट। तो रशिया ने दिया है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोसल, ये मिला है हमारे पीएम को, राइट, रशिया में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट एंड्रयू कौन थे, राइट। सेंट एंड्रयू थे द फर्स्ट अपोसल ऑफ जीसस। तो जीसस तो सबको पता है, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को फाउंड किया। फर्स्ट अपोसल का मतलब होता है कि जीसस चोज 12 पीपल, उन्होंने 12 लोगों को चूज़ किया टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी अराउंड द वर्ल्ड, राइट। क्रिश्चियनिटी एक मिशनरी रिलीजन है जो ये मानता है कि उनको दुनिया की सच्चाई, द फाइनल ट्रूथ दे हैव कम टू नो, उनको पता चल चुका है एंड दे हैव अ ड्यूटी टू टेल अदर पीपल एंड कन्वर्ट देम टू देयर फेथ, लाइक मीन्स टू क्रिश्चियनिटी। दैट्स वाई दे गो ऑल अराउंड द वर्ल्ड और वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं बाई, वो तरीका सही है गलत है विल नॉट गोइंग टू दैट, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे वायलेंस भी हुए हैं, जिसमें हम गोवा इंक्विजिशन की का नाम भी सुनते हैं, जिसको जो दैट इज़, अगर आप उसके डिटेल में जाएं, इफ़ यू गो टू द इंटरनेट और उसके डिटेल के बाद डिटेल में आप पढ़ेंगे, दैट यू विल फाइंड दैट नथिंग कुड बी मोर ब्रूटल दैन दोज मेथड्स, राइट। उसके बाद हमने सेंटिनल आइलैंड पे, जो अंडमान निकोबार में है, वहाँ पे भी यूएस का एक बंदा आया था जिसको वहाँ के आदिवासियों ने मार दिया था। तो दे यूज़ दिस मेथड्स टू स्प्रेड देयर रिलीजन एंड जीसस ने पहले 12 लोगों को चूज़ किया था टू स्प्रेड द रिलीजन क्रिश्चियनिटी, और वन अमॉन्ग द 12 वॉज द सेंट एंड्रयू, राइट। तो उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड बनाया गया है और वो हमारे पीएम को मिला है। तो सेंट एंड्रयू के बारे में आपको पता होना चाहिए, ही वॉज द फर्स्ट अमॉन्ग द 12 पीपल। बीमस्टेक, बीमस्टेक क्या है कि एक सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंडिया अराउंड द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड एक तो यूएन है, जो कि कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जो जिसके अंदर दुनिया की सारी कंट्रीज़, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ उसके मेंबर्स हैं। जैसे पैलेस्टीन नहीं है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे नहीं हैं बट ऑलमोस्ट ऑल हैं। पैलेस्टीन इज़ नॉट, स्टिल नॉट ए मेंबर ऑफ, फुल मेंबर ऑफ द यूएन, राइट। तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, ये भी न्यूज़ में है। सो दिस वे, ये तो हो गया इंटरनेशनल लेवल पे जिस पे सारे ही कंट्रीज़ हैं, बट कुछ रीजनल ग्रुपिंग्स भी होती हैं, जैसे बीमस्टेक हो गया, ब्रिक्स हो गया, राइट, G7 है, G20 है। इस तरह की बहुत सारी ग्रुपिंग्स है जो लोकल लेवल पे, यानी स्मॉलर लेवल पे अपनी एजेंडा को, अपने इंटरेस्ट को पुश करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं। सो इस तरीके से बिम्स्टेक है। बिम्स्टेक के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है। सो दैट इज़ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दिस इज़ बिम्स्टेक, राइट। इसके अंदर 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं, लाइक बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि बे ऑफ बंगाल यानी कि इंडिया यहाँ पे है, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे थाईलैंड है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, राइट। श्रीलंका यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इन सारी कंट्रीज़ को मिला करके, जो बे ऑफ बंगाल के अराउंड ये सारी कंट्रीज़ हैं, इनको मिला करके बनाया गया है बीमस्टेक, राइट। अब इनका
एजेंडा क्या होगा? ऑब्वियसली इकोनॉमी होगी, कोऑपरेशन होगा, नेविगेशन होगा, ट्रेड होगा, ये सारी चीज़ें इनका एजेंडे में आते हैं जिससे ये एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, राइट? तो हमें इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानने की ज़रूरत है। सर द फर्स्ट थिंग इज़ कि इसके अंदर 7 कंट्रीज़ है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कंट्रीज़ है, जिसमें से 6 कंट्रीज़ ने हर जो ऐसे ग्रुपिंग होती है, बिम्स्टेक हो गया या सार्क हो गया या फिर ब्रिक्स हो गया, उनका एक अपना चार्टर होता है, उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको एक रूल होता है, कॉमन रूल, जिसको सारी कंट्रीज़ साइन करती हैं, अपनी पार्लियामेंट में उसको रेटिफाई भी करती हैं। साइन एंड रेटिफाई के बारे में जो डिफरेंस है वो भी मैंने पिछले वीडियो में यानी नेशनल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। साइन का मतलब होता है कि यू जस्ट अग्री, द एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री अग्रीज टू द रूल्स, मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बिम्स्टेक का होगा, पर उसी कॉन्स्टिट्यूशन को ले जा करके पार्लियामेंट में, उस कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री के पार्लियामेंट में उसको फिर से अप्रूवल चाहिए, मेजॉरिटी अप्रूवल चाहिए, सो दैट इस दिस बिकम्स ए लॉ। और ये उस कंट्री जो है, वो कंट्री जो है फिर वो उसको फॉलो करेंगी। आने वाली पार्टीज अगर कोई गवर्नमेंट में आती है, सपोज़ अभी बीजेपी है और उन्होंने सपोज़ कोई एक किसी ग्रुपिंग का, सपोज़ XYZ ग्रुपिंग है जिसके एक जिसमें सपोज़ 10 कंट्रीज़ हैं, तो इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर चार्टर कह लीजिए, चार्टर ही कह लेते हैं, राइट। इसको सपोज 9 कंट्रीज़ ने साइन कर लिया, इंडिया इज़ वन ऑफ देम, तो इंडिया ने भी साइन किया, बट इंडिया की पार्लियामेंट में क्या हुआ है कि वो रेटिफाई नहीं करा पाया, मीन्स उसको मेजॉरिटी अप्रूवल नहीं मिला। मीन्स अगर कल को कांग्रेस पार्टी आती है पावर में, तो वो सीधे मना कर देगी कि वी डू नॉट अग्री विद दिस चार्टर, इसमें कुछ ऐसे क्लॉज हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिससे हम अग्री नहीं करते और हम इसको साइन नहीं करेंगे, तो इंडिया इस ग्रुप का मेंबर नहीं बन पाएगा। दिस इज़ द रीज़न वाई साइन एंड आई मीन वाई कंट्रीज साइन एंड वाई सम कंट्रीज डू नॉट रेटिफाई, राइट। तो नेपाल इसमें अभी लेटेस्ट कंट्री है जिसने बिम्स्टेक के कॉन्स्टिट्यूशन को, चार्टर को अपने पार्लियामेंट में रेटिफाई किया है, राइट। वो भी हम आगे देखेंगे। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है। सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है इसका ऑफिस होगा, वहाँ पे इसके स्टाफ होंगे, जो कि ढाका में है। बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटेरिएट विच इज़ इन ढाका। ये बिम्स्टेक के ये कंट्रीज़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। इसके बारे में कुछ और डिटेल्स देखते हैं, जैसे कि 22% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका 22% पार्ट जो है वो बिम्स्टेक कंट्रीज़ के अंदर आता है। 2.7 ट्रिलियन की इसकी जीडीपी है, राइट। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स जो है यहाँ पे ये ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ। 6 फोकस एरिया जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी है ना, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, टूरिज़्म, फिशरी, ये सारी चीज़ें ये लोग कवर करते हैं। श्रीलंका इज़ द करंट चेयर, अभी जो करंट चेयरमैन है वो श्रीलंका है। एंड फर्स्ट समिट वाज हेल्ड इन थाईलैंड। ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया टू रेटिफाई हाई सी ट्रीटी। हाई सी ट्रीटी का मतलब क्या है? सबसे पहले हमें रेटिफाई का मतलब हमने समझ लिया है, अभी जस्ट पहले ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ रेटिफाई। तो रेटिफाई आपको समझ में क्या आ गया होगा। अभी हम समझते हैं हाई सी क्या होता है, ठीक है। हाई सी और हमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी समझना होगा। सपोज़ ये इंडिया का मैप है, ऐसे यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब ये इंडिया का कोस्ट लाइन है सपोज़, तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है, ये डिस्टेंस 200 नॉटिकल माइल है या फिर 370 किलोमीटर्स, राइट। इतनी डिस्टेंस तक इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है ना, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर, ये जो एरिया है इसके अंदर कुछ भी होगा वो सब इंडिया के कंट्रोल में है। लाइक फिशरी है, ठीक है ना, अगर पेट्रोलियम निकल रहा है या फिर कुछ माइनिंग करनी है, कोई भी ऐसा नेचुरल रिसोर्स है, उस सब के ऊपर इंडिया का एक्सक्लूसिव कंट्रोल है, किसी और कंट्री का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अगर कोई दूसरी शिप भी है, अगर वो इस एरिया में एंटर करती है तो उसको इंडिया का परमिशन चाहिए। इंडिया की नेवी इसको गार्ड करती है, इस एरिया को इंडिया की नेवी गार्ड करती है। और अगर कोई शिप यहाँ पे घुस रहा है तो उसको नेवी की परमिशन चाहिए, और अगर बिना परमिशन के जाते हैं वो, तो डेफिनेटली इंडिया की नेवी जो है उनको नहीं छोड़ेगी, राइट। दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। इसके बियॉन्ड जो एरिया है, ये जो एरिया है इसके बियॉन्ड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का जो एरिया है, दैट इज़ कॉल्ड हाई सी, राइट। ये हाई सी एरिया है। हाई सी एरिया के को जो कंट्रोल करता है वो लॉ होता है यूएन का, UNCLOS, राइट। क्योंकि यूएन ही एक इंटरनेशनल बॉडी है, तो जो किसी स्टेट के कंट्रोल में नहीं आता है दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द यूएन।
यूएन एक ऐसा लॉ बनाएगी, फिर उसी से सबको कंट्रोल करेगी। सो यूएन क्लॉज जो है वो इस एरिया को यानी हाई सी को कंट्रोल करती है। तो हमें इसके ऊपर कोई रूल क्यों चाहिए, क्योंकि वो तो किसी का एरिया है नहीं, पर वहाँ पे अक्सर फाइट होती रहती है कि अगर सपोज़ यहाँ पे फ़िशिंग है तो यहाँ पे कोई भी जाके फ़िशिंग कर सकता है, राइट। तो सपोज़ यहाँ पे चाइना अगर घुस के फ़िशिंग करने लगे तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे फ़िशिंग करेगा तो वो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। हम नहीं चाहेंगे कि चाइनीज़ शिप जो है हमारे इतने क्लोज आ जाए, राइट। तो इन सब चीज़ों की वजह से प्लस अगर हम ओवर फिशिंग करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस होगा, राइट। तो इस एरिया को यानी हाई सी वाले एरिया को कौन रूल करेगा, या फिर कोई ऐसा कॉमन रूल होना चाहिए जिससे उसको सेफ गार्ड किया जा सके। दैट्स वाई इंडिया टू रेटिफाई हाई सी ट्रीटी। तो हाई सी ट्रीटी को इंडिया रेटिफाई करेगी, राइट। जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, राइट। इसको दूसरा नाम भी ऐसा दिया गया है इस ट्रीटी को। देन इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके बाद ये हाई सी हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि यूएन क्लॉज के बारे में आपको जानना चाहिए। 1982 में यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, इसका फुल फॉर्म है, प्रोवाइड्स ब्रॉड इवेंट फ्रेमवर्क, ये सब उसकी बातें हैं। देन हाई सी ट्रीटी रोल का क्या, एक्ट्स एज एन इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट अंडर एनक्लोज, ये सब जस्ट इंफॉर्मेशन है। तो आपको यूएन क्लॉज के बारे में पता होना चाहिए। एक यूएन बॉडी है, इसका फुल फॉर्म पता है। 1982 में ये फोर्स में आया, और क्यों हाई सी को हम एज ए कंसीडर करते हैं एज ए कंसर्न, क्योंकि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। दैट्स वाई इस ट्रीटी को बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन का नाम भी दिया गया है, राइट। आई होप कि यहाँ तक तो ये क्लियर है। रेटिफिकेशन प्रोसेस के बारे में यहाँ और डिटेल में है। लाइक अगर कोई किसी भी लॉ को, इंटरनेशनल लॉ को अगर रेटिफाई करवाना है तो 60 कंट्रीज़ को उसको रेटिफाई करना पड़ेगा, राइट। जो अभी हाई सी ट्रीटी है वो 91 कंट्रीज़ ने उसको साइन किया है, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ 8 ने उसको रेटिफाई किया है। 8 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई किया है, तो बाकी कंट्रीज़ भी इसको रेटिफाई करेंगे, एंड बियॉन्ड जो 60th रेटिफिकेशन हो जाएगी उसके आफ्टर 120 डेज़ वो फोर्स में आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन एंड साइन करने में क्या फ़र्क होता है वो इसके बारे में पता किया गया है। एग्जाम्पल है जैसे क्योटो प्रोटोकॉल को यूएस ने साइन किया है पर उसको रेटिफाई नहीं किया है। मीन्स यूएस जो है, यूएस गवर्नमेंट जो है या फिर यूएस कांग्रेस जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल से अग्री नहीं कर सकती है जब उसका मन करे, क्योंकि उन्होंने उसको रेटिफाई नहीं किया है, राइट। ये डिफरेंस है जो यहाँ पे समझने वाली बात थी। देन ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर अटेंड्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम SCO भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँ, जैसे कुछ ग्रुपिंग्स जो होती हैं वो मोस्टली सिविल यूज़ के लिए होती हैं, सिविल पर्पस के लिए, जैसे इकोनॉमी, ट्रेड, है ना, नेविगेशन, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन कुछ में क्या है कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें शामिल हो जाती हैं, जैसे कि SCO है, राइट। SCO के अंदर एक इसका ऑर्गन है रैट्स, राइट। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी टेरर एक्टिविटीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, राइट। रैट्स आता है SCO के अंदर, और रैट्स के मेंबर जो हैं उसमें इंडिया एंड पाकिस्तान भी है। और हमें पता है कि कैसे पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है इंडिया की बाउंड्री पे, और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे अटैक्स ऑलरेडी इंडिया पे हो चुके हैं। सो हम समझते हैं कि को पाकिस्तान से थ्रेट है, तो इसलिए SCO के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, राइट। तो ये 4 जुलाई को डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो समिट हुआ है अभी रिसेंट, वो कजाकिस्तान अस्ताना, अस्ताना एक प्लेस है कजाकिस्तान में, वहाँ पे ये मीटिंग हुई है। अब हमें SCO के बारे में थोड़ा और जानना चाहिए कि SCO मेंबरशिप एक्सपेंशन, बेलारूस अलॉन्ग विद ईरान विच ज्वाइन लास्ट ईयर, ईरान लास्ट ईयर ज्वाइन किया है। अभी बेलारूस एंड ईरान दोनों इसके नए मेंबर्स बन चुके हैं। ईरान एंड बेलारूस प्रीवियसली ज्वाइंड हेल्ड ऑब्जर्वर स्टेटस। ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब होता है कि अभी आप परमानेंट मेंबर नहीं बने हैं, जस्ट आप वहाँ पे जाइए, मीटिंग में पार्ट कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। व्हेन यू फील लाइक ज्वाइनिंग, आपको लगे कि दिस इज़ इन योर इंटरेस्ट, देन यू कैन ज्वाइन। तो इस तरीके से बेलारूस एंड ईरान दोनों अभी इस SCO के पार्ट बन चुके हैं। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, कैसे स्टार्ट हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ। शंघाई 5 से स्टार्ट होता है। तो पहले 5 ऐसे कंट्रीज़ जो शंघाई SCO को स्टार्ट करते हैं, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ये 5 ऐसी कंट्रीज़ है जो इन SCO को स्टार्ट करते हैं। 2001 में ये स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इसमें 9 मेंबर्स हैं अभी, जिसमें इंडिया है, ईरान है, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान दोनों 2017 में जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं SCO को। रशिया भी है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान एंड मंगोलिया होल्ड ऑब्जर्वर स्टेटस, यानी कल को अफगानिस्तान एंड मंगोलिया दोनों
जुड़ सकते हैं हमसे, राइट। तो ये है हमें एससीओ के बारे में। कितने मेंबर है इसमें? 9 मेंबर्स हैं। और रैट्स के बारे में यहाँ पे अभी तो आएगा ही, ये आ गया रैट्स, ठीक है ना। सिक्योरिटी इश्यूज़ को भी ये डील करता है। रशिया एंड चाइना यूज़ एससीओ टू काउंटर यूएस इन्फ्लुएंस अलोंगसाइड ब्रिक्स। एससीओ जो लोकल ग्रुपिंग्स होती हैं वो मोस्टली किसी बड़ी पार्टी को काउंटर करने के लिए होती हैं। तो जैसे एससीओ बनाया है तो वो यूएस को और ब्रिक्स को, इनको काउंटर करने के लिए एससीओ बनाया है। द इंक्लूजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसमें जुड़े थे। देन रैट्स जो है वो रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर है इसका फुल फॉर्म, जो काउंटर टेररिज्म इसका मेन पर्पस है। चाइना, पाकिस्तान, इंडिया के बीच में एक ट्रायंगल है जो कि एससीओ को की मीटिंग को होने से रोकता है। एंड दैट प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तान जो है चाइना को सपोर्ट करता है बीआरआई में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट। इंडिया चाइना को अपोज करता है बीआरआई में, और पाकिस्तान इंडिया पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता है। तो ये ऐसा ट्रायंगल बन गया है जिसकी वजह से इसमें कंसेंसस बनना मुश्किल हो जाता है इस एससीओ की मीटिंग्स में। दैट्स वाई ये बहुत फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स नहीं हो पाती हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखना है। कितने मेंबर्स हैं? 9 मेंबर्स है देयर, राइट। फर्स्ट 1996 में स्टार्ट होता है, 2001 में इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है। एंड देन अभी जो रिसेंट ज्वाइनी है दे आर बेलारूस एंड ईरान। एंड रैट्स की क्या क्या फुल फॉर्म है और क्या इसका पर्पस है। और जो रिसेंट मीटिंग हुई है दैट इज़ इन अस्ताना, कजाकिस्तान, राइट। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देन यूनेस्को डिजिग्नेट्स 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स। 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स जोड़े गए हैं। आपको सबके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये जरूर रखना है कि फ़र्स्ट टाइम बेल्जियम एंड गाम्बिया, इनके फर्स्ट टाइम बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स जो हैं वो इसमें जोड़े गए हैं। दिस मच इज़ इम्पॉर्टेंट। टोटल 759 साइट्स हो चुके हैं यूनेस्को के बायोडाइवर्सिटी लिस्ट में। 136 कंट्रीज़ में इसके स्प्रेड है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहती हैं और यूनेस्को भी उनको बचाना चाहता है। तो उन सब के कंसेंसस से ये लिस्ट बनाई जाती है, राइट। आइवरी कोस्ट अनाउंसेस न्यू ऑयल एंड गैस डिस्कवरी। आइवरी कोस्ट आपको पता ही, अगर ये अफ्रीका है, इसको अफ्रीका समझिए, तो वेस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे आइवरी कोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स मिले हैं इनको, बस इतना पता होना चाहिए। अब इसको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। दिस इज़ बेलिन डिपॉजिट जिसको कहा जाता है, जो इटालियन कंपनी वहाँ से तेल निकालती है। दिस मच इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके आगे हम अभी और देखेंगे। देन इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरी इलीगल। अब यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये न्यूज़ इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, पर इससे रिलेटेड आईसीजे है वो इम्पॉर्टेंट है। और आईसीसी और आईसीजे के बारे में मैंने जो लास्ट वीडियो है नेशनल न्यूज़ वाली, उसमें काफ़ी डिटेल में कवर किया है। तो अगर आपने उसको देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। वैसे इसके बीच में इसके बारे में और आईसीजे के बारे में हम यहाँ थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं। स्टैब्लिश्ड इन 1945, इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। लीगल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियंस। एडवाइजरी ओपिनियन का मतलब होता है कि आईसीजे जो रूलिंग देगा, राइट, उसको अगर कोई मना कर दे स्टेट फॉलो करने से, कोई स्टेट अगर उसको फॉलो करने से मना कर दे, तो उनके पास कोई आर्मी नहीं है। लाइक आईसीजे इज़ क्या, हमारा सुप्रीम कोर्ट जैसा है वैसा है। पर अगर सपोज सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उसमें मुझे पनिश किया सपोज, और या फिर मुझे अरेस्ट के लिए उन्होंने बोला पुलिस को कि इनको अरेस्ट करो, तो मैं भाग नहीं सकता। इंडियन स्टेट के पास पुलिस है, वो पुलिस मेरे पीछे लगा करके मुझे अरेस्ट करवा सकती है। पर आईसीजे के पास ऐसी कोई मिलिट्री या फिर पुलिस नहीं है कि वो किसी को पकड़ सके, क्योंकि आईसीजे जो मैटर डील करते हैं वो स्टेट्स के होते हैं। वन स्टेट लाइक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई इशू चल रहा है तो किसको अरेस्ट करेंगे। तो उस केस में इसको जो उसकी रूलिंग्स होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको एनफोर्स करने के लिए दे डो नॉट हैव एनी बैकिंग, पावर बैकिंग। तो उसके लिए क्या करते हैं, डिप्लोमेटिक टूल्स यूज़ करते हैं, लाइक सैंक्शन लगा देंगे। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सपोज ट्रेड चल रहा है और पाकिस्तान ने आईसीजे की रूलिंग को फॉलो करने से मना कर दिया सपोज इन केस, तो इंडिया क्या है, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है कि हम इनसे ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड नहीं करेंगे तो उनका जो फॉरेन रिज़र्व है वो बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा और फिर उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो जैसे पाकिस्तान ने अटैक किया था हमारे ऊपर पुलवामा में, तो हमने सैंक्शन लगाए थे पाकिस्तान पे, हमने ट्रेड उनसे करना कम कर दिया था। तो दिस आर द डिप्लोमेटिक मेथड्स जिससे हम
फोर्स कर सकते हैं एक दूसरी कंट्री को आईसीजे की रूलिंग्स को फॉलो करने के लिए। और देखते हैं इसमें 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, इसको हमने जस्ट देख लिया। इसका जो प्रीडिसेसर है उसको परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कहते थे, पीसीआईजे, जो 1920 में लीग ऑफ नेशंस। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि जो अभी जो यूएन है उसका जो प्रीडिसेसर है उसको लीग ऑफ नेशंस कहते थे, एल कह सकते हैं, एल ऑफ एन, इसको लीग ऑफ नेशंस कहते थे, राइट। वो बाद में चल के यूएन बन जाता है, लीग ऑफ नेशंस बाद में चल के यूएन बनता है। तो सेम वे लीग ऑफ नेशंस के पास भी एक उनका जुडिशरी थी जिसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, पीसीआईजे, जो बाद में चल के आईसीजे बन जाता है, राइट। देन 15 जजेस होते हैं इसके अंदर, जो 9 ईयर्स के टर्म्स होते हैं। एक जज जो वहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे उनके टर्म होंगे 9 ईयर्स के, और हर कंट्री से उसमें टर्न बाय टर्न उसमें जजेस को अपॉइंट किए जाते हैं। ये रेगुलरली मीट करते हैं, ये सब ऐसे ही हैं। डिस्प्यूट्स बिटवीन, ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है। एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, ये भी मैंने बता दिया कि उनकी रूलिंग्स को फॉलो करने के लिए कोई इन्फोर्स करने के लिए कोई उनके पास पावर नहीं है, तो वो डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज़ करते हैं। नॉन बाइंडिंग ओपिनियंस, जो ओपिनियंस है वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, यानी कि आप उसको इन्फोर्स करने के लिए आईसीजे के पास कोई फोर्स नहीं है। दिस इज़ बेसिकली इट मीन्स। इजरायली सेटलमेंट थ्रेटन्स पैलेस्टीनियन यूनेस्को विलेज। अब एक इजरायली सेटलमेंट की वजह से, यानी कि अभी जो इसराइल ने हमास पे अटैक किया है उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारे एरिया पे कब्जा किया है। तो वहाँ पे एक यूनेस्को विलेज है जिस पे जो इसराइली ने कब्जा किया है, जिसकी वजह से उस विलेज को थ्रेट है। उस विलेज का नाम क्या है? विल सी। बत्तीर, बटीर या बतीर कह सकते हैं हम इसको। बटीर हेरिटेज सिग्निफिकेंस, यानी उसके बारे में अभी हम जानने की कोशिश करते हैं। नाउ वाई इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि एक तो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, राइट, और दूसरा इसराइल एंड हमास का वॉर भी काफ़ी न्यूज़ में था। दैट्स वाई दिस इज़ सिग्निफिकेंट कि हमें पता होना चाहिए कि क्या है। आपको वेस्ट बैंक भी पता होना चाहिए। वेस्ट बैंक क्या है? सपोज ये अगर इसराइल है, ऐसे पतला सा इसका स्ट्रक्चर है मैप पे, इसराइल है, तो इसराइल से यहाँ पे एक नदी बहती है जिसको कहते हैं जॉर्डन, राइट। तो नदी है, उसकी कोई विड्थ भी होगी। तो इसका ईस्टर्न बैंक हो गया और ये वेस्टर्न बैंक हो गया, जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं। सो दिस वेस्ट बैंक कम्स फ्रॉम देयर। आप ये मत समझना कि जो इसराइल है उसका वेस्ट बैंक यहाँ पे, ऐसा नहीं है। जॉर्डन रिवर की जो वेस्टर्न साइड है उसको वेस्ट बैंक कहते हैं। तो ये वहाँ पे ऐसा, ये जो विलेज है वो बटीर जो है वो वेस्ट बैंक पे है। और ये 2000 ईयर ओल्ड ड्राई स्टोन वॉल्स इस पे मिले हैं। यहाँ पे इरिगेशन के लिए भी एक्विडक्ट्स, टेरेसेस, बहुत पुराना इरिगेशन सिस्टम भी है वहाँ पे, राइट। लश एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ऑलिव्स एंड एग प्लांट्स। एग प्लांट्स तो बैंगन कहते हैं, बैंगन को एग प्लांट्स कहते हैं, राइट। तो इसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि बटीर हेरिटेज ये कहाँ पे है, तो एक्चुअली दिस इज़ इन पैलेस्टीन, राइट, लेकिन उसको इसराइल ने कब्जा कर लिया, दैट्स वाई वो खतरे में आ गया है। देन रवांडा के कगामे विंस फोर्थ टर्म विथ 99% ऑफ द वोट। ऐसा, दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग कि किसी इलेक्शन में किसी को 99% वोट्स मिले हैं। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इसको कवर किया है कि हो सकता है इसकी वजह से ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो आपको ये पता करना है कि ये रवांडा प्रेसिडेंट हैं पॉल कगामे, राइट। बस इतना आपको ध्यान रखना है, 99% वोट्स मिले हैं उनको। कियर स्टामर यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर है, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लाइबेरिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिसको माइट रिलोकेट इट्स कैपिटल सिटी टू मिनरोविया। अब ये अगर अफ्रीका है सपोज, ऐसा यहाँ पे है लाइबेरिया। अब सीधी, क्योंकि ये कोस्टल सिटी है, कोस्टल कंट्री है, सॉरी, तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे इसका बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन एंड क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर लेवल बढ़ रहा है। वाटर लेवल बढ़ने की वजह से इसके डूबने के चांसेस हैं। दैट्स वाई दे आर चेंजिंग, रीलोकेटिंग देयर कैपिटल। और कैपिटल कहाँ? मिनरोविया में लेके जाएंगे। तो आपको मिनरोविया पता होना चाहिए, लाइबेरिया पता होना चाहिए, एंड व्हाट्स द रीज़न। तो ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। देन विल गो टू अपॉइंटमेंट इलेक्शंस। इतने सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की जो न्यू प्रेसिडेंट है वो बनी है रोबर्टा मेट्सोला, राइट। ये उनकी फ़ोटो है, रोबर्टा मेट्सोला, जिनको 562 वोट्स मिले हैं। वोट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, पर आपको ये नाम पता होना चाहिए कि रोबर्टा मेट्सोला जो है वो ईयू की यानी यूरोपियन यूनियन की न्यू प्रेसिडेंट है। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं,
पहले 28 थे, बट आफ्टर ब्रेग्जिट दिस हैज़ बिकम 27। तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। देन इसके इलेक्शन के बारे में थोड़ा और हम आगे देखेंगे, अभी आएगा शायद, अभी आ जाएगा कि इसके इलेक्शन में हाउ दिस इलेक्शंस हैपन्स, वो हम देखेंगे आगे। देन इटली होस्ट द 50th G7 समिट। अब G7 क्या है? इंडिया की जो मोस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं, ग्रुप ऑफ 7, उसको G7 कहते हैं। उसमें रशिया भी था एक बार, लेकिन उसको G8 कहते थे तब। और लेकिन रशिया ने जब यूक्रेन पे, नॉट यूक्रेन एक्चुअली, क्रीमिया पे जब इन्वेजन किया, उसके बाद रशिया को उससे बाहर कर दिया गया था। तो नाउ इट हैज़ बिकम G7। तो ये इटली ने होस्ट किया है एंड 50th है ये। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। देन G7 के बारे में यहाँ कुछ डिटेल है। G7 डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और ए फिक्स्ड हेड क्वार्टर। ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज ये पूछा कि उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, सो इट डज़ नॉट हैव हेड क्वार्टर, और इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। मतलब ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, बस लोग मिलते हैं वहाँ पे, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये इसके मेंबर्स हैं G7 के। चाइनाज न्यूक्लियर आर्सेनल नाउ 3 times लार्जर दैन इंडियाज़ सिप्री। इंडियाज़ सिप्री का डाटा कहता है। ये देखिए, सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो रशिया के पास है 4380, यूएस के पास है 3708, चाइना के पास है 500 एंड इंडिया के पास है ओनली 172। तो ऑलमोस्ट 3 times है चाइना के पास। और सबसे कम है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के पास, विच इज़ 50। इसराइल के पास यहाँ पे इन्होंने 90 बोला है, बट इसराइल इज़ नॉट ए न्यूक्लियर स्टेट। ये एक कह सकते हैं कि अनडिस्क्लोज्ड डेटा है, क्योंकि जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उसमें इसराइल नहीं आता है, राइट। बाकी सारी कंट्रीज़, एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास भी 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। पाकिस्तान को सी इन द मॉडर्न, आई मीन द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा एक ब्लंडर हुआ है, दैट इज़ पाकिस्तान बिकमिंग ए न्यूक्लियर स्टेट, राइट। ए मुस्लिम कंट्री बिकमिंग ए न्यूक्लियर स्टेट, दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही है। और इसीलिए मैं अपने पर्सनल आई मीन अंडरस्टैंडिंग से समझता हूँ कि द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वॉज द मोस्ट डिवस्टेटिंग डिसीजन इन द हिस्ट्री, इन द मॉडर्न हिस्ट्री अराउंड द वर्ल्ड, राइट। एक ऐसे हार्ड लाइनर कंट्री को अगर न्यूक्लियर वॉरहेड मिल जाए, ऐसे लाइक कैसा बंदर के हाथ में नारियल वाली बात ये हो गई है, राइट। वो नहीं होना चाहिए था। नाउ पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क एंड ग्रीस इलेक्टेड एज यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब यूएनएससी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मतलब है कि एक जनरल यूएन में एक जनरल असेंबली होती है जो एक बड़े पार्लियामेंट की तरह है, और एक सिक्योरिटी काउंसिल, एक छोटा ग्रुप है, 15 मेंबर्स का होता है। तो 15 मेंबर्स में से 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, और 10 होते हैं जो हर साल चुने जाते हैं। 10 में से हर साल 5 हर साल चुने जाएंगे और 5 बने रहेंगे, यानी कि हर दूसरे साल 5 लोग वहाँ से रिटायर होंगे, यानी 5 कंट्रीज़ को हटाया जाएगा, फिर नए 5 कंट्रीज़ को ऐड किया जाएगा, और ये वोटिंग के बेसिस पे होता है। तो 5 जो ये मेंबर्स हैं इनके पास वीटो राइट है। और वीटो राइट का मतलब होता है कि आप किसी भी डिसीजन को रोक सकते हो। अगर यूएन में कोई रेजोल्यूशन पास होना है, तो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उन 5 मेंबर्स को अग्री करना पड़ेगा, राइट। तो अगर वो अग्री नहीं करते हैं तो वोटिंग से एब्सेंट हो सकते हैं, इसका उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एब्सेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर प्रेजेंट हैं तो उनको सपोर्ट में वोट करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने सपोर्ट में वोट नहीं किया है, उन्होंने उसको वीटो कर दिया है, दैट मीन्स कि अब वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। दिस इज़ हाउ वीटो वर्क्स एंड दिस इज़ हाउ सिक्योरिटी काउंसिल वर्क्स। तो इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स में, यानी इस 5 में, जो अभी मैंने बताया कि 5 हर साल चुने जाते हैं, उसमें पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क एंड ग्रीस, ये 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इस साल जोड़े गए हैं। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। देन इसके बारे में और डिटेल है। ये 5 मेंबर्स हैं, राइट। यूएस, यूके एंड चाइना, फ्रांस एंड रशिया, ये 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए, ये 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, राइट। हर साल इसमें से हर साल जून में 5 चुने जाते हैं। 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए उनकी वोटिंग की, तभी वो चुने जाएंगे, राइट। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। इंडिया होस्ट द अंटार्कटिक पार्लियामेंट। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों?
क्योंकि अंटार्कटिक में हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं और उसमें एक नया रिसर्च सेंटर भी बनने जा रहा है। तो 46th एडिशन ये हुआ है और ये इंडिया ने होल्ड किया है। ये कोची केरला में हुई है मीटिंग एंड 56 कंट्रीज़ इसमें आए थे, जिसमें से हमें पहले तो ये जो हमारा अर्थ है यहाँ पे अटलांटिक है और यहाँ पे अंटार्कटिक है, राइट। तो अंटार्कटिक में हमारे मैत्री एंड भारती ये दो रिसर्च सेंटर्स हैं, जिसमें से मैत्री अब रिटायर होने वाला है, तो हम ATCM 46 उसको मे बी अगला दूसरा नाम दिया जाएगा, इसको रिप्लेस करने के लिए हम ये जल्दी वहाँ पे बना रहे हैं, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। देन रशिया नॉर्थ कोरिया सिक्योरिटी पैक्ट, दैट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वैसे ये पोंगयांग में हुआ है, इतना आपको पता होना चाहिए। द की प्रोविजंस ऑफ द डील, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024, नाउ दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि यूनिसेफ का रिपोर्ट है और UN का कोई भी रिपोर्ट अगर ऐसा होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे उसको कवर किया गया है, राइट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सोमालिया स्टैंड्स आउट एज अ वन ऑफ द मोस्ट सीवियर केसेस, यानी कि चाइल्ड न्यूट्रिशन का केस सोमालिया में सबसे ज़्यादा है, सबसे बेकार हालत है वहाँ पे। एंड बेलारूस में सबसे बढ़िया हालत है, यानी कि वहाँ पे बेलारूस के बच्चे चाइल्ड पॉवर्टी में नहीं है, न्यूट्रिशन के केस में दे आर वेरी हेल्दी, कहने का मतलब ये है। तो सोमालिया एंड बेलारूस आपको ध्यान में रखना है। इसमें 8 पैरामीटर्स हैं, राइट। और 8 में से अगर 5 पैरामीटर्स पे अगर बच्चे उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं, इफ़ दे आर गेटिंग दोज न्यूट्रिशंस, तो वो फूड पॉवर्टी में नहीं आएंगे। चाइल्ड फूड पॉवर्टी में मिनिमम 5 तो होने चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क, राइट, ग्रेन्स, रूट्स, ट्यूबर्स, ये सब मिलने चाहिए। पल्सेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रेश फूड्स होना चाहिए, यानी कि फ्लैश फूड्स हैं, यानी कि फ़िश एंड मीट, एग्स, मीट को यहाँ पे इन्होंने फ्लैश फूड्स कहा है। विटामिन A रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऐसे आउट ऑफ 8 5 एटलीस्ट फुलफिल होने चाहिए, तभी जा कर के ये माना जाएगा कि दे आर नॉट फूड पुअर, राइट। देन थाईलैंड टू बिकम थर्ड एशियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि सेम सेक्स मैरिज जो है वो इंडिया में अभी भी अलाउड नहीं है। सेम सेक्स मैरिज, यहाँ पे आपको सेक्शन 377 याद आ रहा होगा IPC का, राइट, जिसमें जो सेम सेक्स है, नॉट मैरिज, सेम सेक्स जो है वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, क्योंकि सेक्शन 377 में एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी। अगर सेम सेक्स यानी कि सेम सेक्स वाले लोग इंटीमेट होते हैं तो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाता था, पर इसको डिलीट कर दिया गया है इस प्रोविज़न को। एंड दिस हैज़ बिकम, यानी कि जो सेम सेक्स है वो अब एक डीक्रिमिनलाइज्ड एक्टिविटी हो चुकी है, यानी पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी उसके लिए, राइट। तो सेम सेक्स मैरिज इज़ स्टिल नॉट अलाउड इन इंडिया, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। लाइक मैरिज इज़ नॉट जस्ट कि दो लोग एक साथ आ गए हैं, रहने लगे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। एडॉप्शन, प्रॉपर्टी राइट्स, डोमेस्टिक वायलेंस का जो डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। तो इसलिए अभी सेम सेक्स जो है इंडिया में अभी अलाउड नहीं किया गया है। पर थाईलैंड जो है वो तीसरी कंट्री बन चुकी है, एशियन कंट्री, जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है। दो और कंट्री कौन है? नेपाल एंड ताइवान। तो ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ये मे बी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो इट विल कॉज ए प्रॉब्लम। रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सद्यलोक लोकाना, ऐसे 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड हैं और इनको यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में ऐड किया गया है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपसे पूछा क्या जाएगा कि रामचरितमानस को किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास ने, ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। पंचतंत्र को किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। पर सद्यलोक लोकाना को किसने लिखा है? आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा है। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये नाम पूछे जा सकते हैं, राइट। यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया तो ऑब्वियसली वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन ही जाता है वैसे भी, दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड इट। देन इंडिया सपोर्ट्स पैलेस्टीन बिड फॉर फुल UN मेंबरशिप। तो अगर कभी ये आ जाए कि इंडिया इसको सपोर्ट करता है कि नहीं, जो पैलेस्टीन इज़ नॉट, अभी जस्ट मैंने मेंशन किया कि पैलेस्टीन जो है वो UN का फुल मेंबर नहीं है। फुल मेंबर का मतलब होता है कि आप उसके UN के जनरल असेंबली में बैठेंगे, राइट, और वहाँ पे जो वोटिंग होती है उसमें आप वोट कर सकते हैं, दैट इज़ द फुल मेंबरशिप। आपको राइट्स मिलते हैं, वोटिंग राइट्स। पर अभी UN जो है, पैलेस्टीन जो है वो फुल मेंबरशिप उसको नहीं मिली है, पर इंडिया इस चीज़ को सपोर्ट करता है। इंडिया का कहना है कि पैलेस्टीन को फुल मेंबरशिप मिलनी चाहिए, तो ये इंडिया का स्टैंड है। करेंटली पैलेस्टीन इज़ ए नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट, यानी कि वो जहाँ के वहाँ पे बैठेंगे, वहाँ की प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव अ राइट टू वोट, राइट।
से ये चीज़ या इसका स्टेटस है पैलेस्टीन का, कैन नॉट वोट ऑन एनी रेजोल्यूशंस, राइट। उसके बाद इंडिया वॉज द फर्स्ट नॉन अरब स्टेट टू रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये PLO, जो जिसने पैलेस्टीन की जो एक आर्मी है एक तरीके कह सकते हैं, जो उनको लिबरेट कराने के लिए फ़ाइट कर रही है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेनेजुएला बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू लूज़ ऑल ऑफ इट्स ग्लेशियर्स। आई थिंक कि ये क्वेश्चन तो आने के चांसेस लाइक 100% हैं, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। वेनेजुएला is on the verge of becoming the first country in modern history to lose all its glaciers। ठीक है, तो अब जो लास्ट ग्लेशियर है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। जो लास्ट ग्लेशियर है उसका नाम है हम्बोल्ट ग्लेशियर, राइट, बीइंग द लास्ट वन टू डिसअपियर। हम्बोल्ट ग्लेशियर जो है वो लास्ट ग्लेशियर है जो अगर पिघल गया तो वेनेजुएला के पास कोई ग्लेशियर नहीं बचेगा, राइट। और वेनेजुएला इज़ इन साउथ अमेरिका, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिया के भी बहुत सारे ग्लेशियर्स ऑलरेडी वी हैव लॉस्ट इट। रीज़न क्या है? ऑब्वियसली राइजिंग टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग एंड दिस दैट, ये सारे रीज़न ग्लेशियर पिघलने के तो हो ही सकते हैं। देन इंडिया डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस। ब्रह्मोस हमने फिलीपींस को बेच दिया है। वी हैव स्टार्टेड सेलिंग मिसाइल्स, तो हमने ब्रह्मोस बेचा है फिलीपींस को। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फिलीपींस है, हमने फिलीपींस को बेचा है, राइट। अब ब्रह्मोस के बारे में इंडिया एंड रशिया मिल के ब्रह्मोस बनाते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस में जो BRAH है वो ब्रह्मपुत्र रिवर से आता है, और MOS जो है वो मोस्कवा रिवर से आता है, जो कि रशिया के रिवर है। तो ये दो रिवर्स के नाम पे बनाया गया है ब्रह्मोस वर्ड। देन श्रीनगर फोर्थ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इन इंडिया। श्रीनगर जो है वो फोर्थ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बनाया गया है। अगेन ये यूनेस्को की लिस्ट है, और इसमें तीन, अगर फोर्थ है तो तीन और नाम होंगे, यानी कि जयपुर है, ममलापुरम है एंड मैसूर है। ये चार नाम आपको याद होने चाहिए। बाकी कश्मीर की क्राफ्ट है जो कि मिडल ईस्ट से इन्फ्लुएंस्ड है। वहाँ पे कश्मीर के जो लोग थे पुराने उनको भगा दिए गए हैं, जो कश्मीरी पंडित थे, और वहाँ की जो कंप्लीट कह सकते हैं जो कल्चर है, जो क्राफ्ट है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है मिडिल ईस्ट के क्राफ्ट से। सो दिस इज़, यू कैन से, अनफॉर्चुनेट फॉर इंडिया एंड इट्स पीपल। देन और यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं। द करेंट हेडक्वार्टर फॉर द टर्म 2021-2024 इज़, यानी कि ये जो है हमारे पास वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन कुवैत राइट नाउ। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान रखेंगे। और ये PDF एक बार ज़रूर आप देखें अलॉन्ग विद वीडियो देखने के बाद ये PDF एक बार ज़रूर पढ़ें खुद से, ताकि अगर कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं इधर उधर तो आप उसको पढ़ के यू कैन फिगर इट आउट। देन गोपी थोटाकुरा जो फर्स्ट इंडियन है जो स्पेस में जाएंगे। ब्लू ओरिजिन का नाम काफ़ी सुना होगा, जो जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जो स्पेस में लोगों को लेके जाएगी स्पेस टूरिज्म के लिए, राइट। सो गोपी थोटाकुरा ये इंडियन है जो जाएंगे स्पेस में, जो फर्स्ट इंडियन होने वाले हैं। NS-25 मिशन, ये मिशन का नाम है। ब्लू ओरिजिन जो है वो उसकी शिप है, राइट। फाउंडर जो है वो जेफ बेजोस है। ब्लू ओरिजिन के बारे में हम पहले समझते हैं कि ब्लू ओरिजिन इज़ ए कंपनी, इट इज़ नॉट ए शिप। न्यू शेफर्ड इज़ ए शिप, राइट, लॉन्च व्हीकल। जो न्यू शेफर्ड है वो लॉन्च व्हीकल है। तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। न्यू शेफर्ड जो है वो एक लॉन्च व्हीकल है। ब्लू ओरिजिन जो है वो एक कंपनी है, स्पेस टूरिज्म करेगी लोगों को, और इसमें जो फ्यूल यूज़ किया जाएगा दैट इज़ लिक्विड ऑक्सीजन, और उससे कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा, ओनली वाटर रिलीज होगा, H2O। सो देर इज़ नो चांस ऑफ एनी पोल्यूशन, ऐसा कह सकते हैं। देन एक वर्ड है यहाँ पे कर्मन लाइन, क्योंकि इसी लाइन तक ले जाएंगे वो, और वहाँ पे स्पेस टूरिज्म होगा। तो कर्मन लाइन क्या है? जो इंडिया जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो एंड लाइन है, जो जो बाउंड्री है, दैट इज़ कॉल्ड कर्मन लाइन। तो ये एक वर्ड पता होना चाहिए। न्यू शेफर्ड आपको पता होना चाहिए। देन ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी है जो लोगों को लेके जाएगी स्पेस टूरिज्म के लिए। नेपाल की लोअर हाउस ने बिम्स्टेक को अप्रूव किया है। दैट मीन्स हमने पहले भी इसके बारे में बात कर ली है कि नेपाल ने बिम्स्टेक को उसके चार्टर को अप्रूव किया है। अफ्रीकास अफार ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट है। सीन क्या है कि ये जो अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, राइट। ये अरेबियन पेनिनसुला है, ये रेड सी है, और ये गल्फ ऑफ एडन है। तो अफ्रीका में यहाँ पे हो रहा है, ये रिफ्ट वैली यहाँ पे आके नीचे आके, ये नीचे पूरा मैप नहीं है, नीचे आकर के यहाँ पे एक ब्रेक हो रहा है, राइट। तो ऐसा माना जा रहा है कि 5 to 10 मिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ
यहाँ पे एक ओशन बन सकता है, क्योंकि ये वाला एरिया जो है वो इस तरफ पुल हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और बीच का जो एरिया है उसमें रेड सी से एंड गल्फ ऑफ एडन से पानी फ्लो करेगा, राइट, जिसकी वजह से ये एक ओशन में चेंज हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल क्यों कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ट्रायंगल बिकॉज ऑफ नूबियन प्लेट, सोमाली प्लेट एंड अरेबियन प्लेट। इन तीनों प्लेट से मिलकर बना है अफार ट्रायंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि अफार ट्रायंगल जो है वो किन तीन प्लेट से मिलकर बना है, नूबियन प्लेट, सोमाली प्लेट एंड अरेबियन प्लेट, इन तीनों प्लेट से मिलकर बना है। तो ये तीनों प्लेट्स के नाम आपको ध्यान होने चाहिए, राइट। बस इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं उसको यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, सो दैट लास्ट मोमेंट में आपके ये दिमाग में इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाए। इंडिया एंड द 4 नेशन यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, फर्स्ट टाइम, बहुत टाइम से ये डील क्रैक करने की बात चल रही थी। इंडिया वाज ट्राइंग वेरी हार्ड कि हमारे यूरोप से हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाए, ताकि हमारे ट्रेड को बूस्ट मिले, हम एक्सपोर्ट कर सके बहुत सारी चीज़ें, वो लोग भी अपने आइटम हमारे पास भेज सके। तो इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर 5 कंट्रीज़। तो देखो 4 कंट्रीज़ कौन सी हैं, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लाइकेंस्टीन। इन 4 कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है। इन 4 कंट्रीज़ का आपको नाम पता होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस इतना ही इसके साथ इसके पास इंपॉर्टेंट है। देन ईयू की पार्लियामेंट यानी यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने नया एक एआई लॉ इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ऐसा कोई है जहाँ पे एआई को लेकर के यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक लॉ पास किया गया है, एंड दैट इज़ यूरोपियन यूनियन, राइट। यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनल न्यूज़ में अगर हम कुछ भी देखें तो मोस्टली या तो यूएन होता है, या फिर यूएन से रिलेटेड कोई भी इसकी बॉडीज़ है उससे या तो कोई रिपोर्ट होगा, या फिर कोई फाइंडिंग होगी, कोई सर्वे होगी, उससे क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर यूरोपियन यूनियन से हो सकते हैं, या फिर कोई रीजनल बॉडीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और सेम थीम पे ही बेस्ड मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे चूज़ किए हैं। सो इस सभी ये सारे टॉपिक्स जो है इसी थीम से रिलेटेड हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ। तो किसने किया है, तो ईयू ने किया है। ऐसा ही पूछा जा सकता है, इसके बारे में और डिटेल्स नहीं पूछे जाएंगे, बिकॉज एक लॉ है तो उसके बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, तो इतना नहीं पूछा जाएगा। यूरोपियन यूनियन की इलेक्शन है, इसके इलेक्शन के बारे में कुछ समझते हैं। 720 सीट्स है पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन में, राइट। और वहाँ पे जैसे हमारे कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं उस तरीके से वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती, वहाँ पे आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ होती हैं, ग्रुपिंग्स होती हैं आइडियोलॉजिकल, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती, राइट। डू नॉट फॉर्म कोalition ऑन नेशनल बेसिस, यानी कि जैसे 27 कंट्रीज़ है ईयू में, अभी मैंने बताया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 5 कंट्री मिलके एक ग्रुप बना लिया, ऐसा नहीं है। नेशनल बेसिस पे वहाँ पे कोई पार्टी नहीं बनती, वहाँ पे आइडियोलॉजिकल बेसिस पे पार्टी बनती है। और वहाँ पे इस तरीके की पार्टीज़ जो है वो 7 पार्टीज़ हैं, 7 मेजर, सॉरी, यहाँ पे 7 पार्टीज़ हैं वहाँ पे ईयू में जो इलेक्शन लड़ते हैं। और जो प्रेसिडेंट हैं उसको अभी आपने देखा कि मैंने उनका नाम आपको बता दिया है, राइट। कजुवेली तमिलनाडु टू बी प्रपोज फॉर नॉमिनेशन टू वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड। तो ये बस आपको नाम याद रखना है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश की है कि एरी टैंक नेटवर्क की वजह से इसको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड्स में ऐड किया गया है। अब एरी टैंक क्या है कि तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु की बात हो रही है, तमिलनाडु में कोई पेरिनियल रिवर्स नहीं है, रिवर नहीं है, राइट, एक्सेप्ट दिस वन, ये थामीराम भरानी एक रिवर है जो कि पेरेनियल रिवर है, सिंगल वन। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पानी इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो टैंक्स पे डिपेंड होती है, राइट। और साउथ इंडिया का जो एरिया है वो डेक्कन प्लेट्यू पे है, और डेक्कन प्लेट्यू पे होने की वजह से वहाँ पे जो नदियों का फ्लो है वो बहुत फास्ट होता है, और उसकी वजह से वहाँ पे पेरेनियल रिवर्स नहीं है, और इसकी वजह से वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एंशियंट टाइम से लाइक 2000 ईयर्स बैक टैंक्स बनाए गए थे, और यही टैंक्स में से एक है एरी टैंक, जिसकी वजह से इसको काजू वैली को हमने ऐड किया है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड वॉच 2025 में। बाकी उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन कम्स फ्रांस मेक्स अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगेन दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अबॉर्शन को एक लीगल राइट होता था। जैसे यूएस में अबॉर्शन एक लीगल राइट था, लेकिन अभी हमने देखा कि रिसेंटली वो राइट भी ले लिया गया है। रो वर्सेस वेड रूलिंग, जो यूएस की कोर्ट है, उसने इसके तहत अब जो अबॉर्शन का राइट था वो भी वापस ले लिया।
यानी कि स्टिल वहाँ पे लोगों के पास लीगल राइट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दुनिया में अभी किसी भी कंट्री में अबॉर्शन इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो फ्रांस इज़ द फर्स्ट कंट्री टू डू दिस, और ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। आई थिंक ये भी 100% चांस है इसको क्वेश्चन इसको इस टॉपिक को एग्ज़ाम में आने का, राइट। पहले हम समझते हैं कि ये फ्रांस तो हो गया फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफर एक्सप्लिसिट प्रोटेक्शन फॉर टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी इन इट्स बेसिक लॉ, जस्ट इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। लेकिन इसके पहले भी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के पहले भी फ्रांस में लीगल राइट्स थे। 1974 से ही लीगल राइट्स थे वहाँ पे फ्रांस के विमेन को प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अभी उस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया है, तो वो एक बड़ा मूव है। और जैसे ही यहाँ पे रो वर्सेस वेड रूलिंग में जो यूएस की कोर्ट है उसने वापस ले लिया था इस राइट को यूएस की विमेन से, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जब ये वापस ले लिया, उसके बाद से ये चीज़ बहुत, फ्रांस के लोग जो वहाँ पे फेमिनिस्ट है वो काफ़ी अग्रेसिव हो गए कि इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कराएंगे, ताकि एक हमारे पास एक बीकन होना चाहिए। लाइक अगर सपोज़ इंडिया में अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनानी है अबॉर्शन को लेकर के, तो कहीं से तो हमें इंस्पिरेशन चाहिए, एक बीकन चाहिए, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए। तो हम फ्रांस को यहाँ पे जब भी आर्टिकल्स लिखे जाएंगे इंडिया में, तो फ्रांस को ये लोग डेफिनेटली कोट करेंगे, और वहाँ के फाइंडिंग्स, सर्वे रिपोर्ट्स जो भी होंगे वो यहाँ पे कोट करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्टिकल 34, जो कि फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया है आर्टिकल 34 में। तो आर्टिकल 34 इंपॉर्टेंट है। ये फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन का है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। रो वर्सेस वेड रूलिंग जो है वो अबॉर्शन से रिलेटेड है, आपको ये भी ध्यान रखना है। फ्रांस हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव अबॉर्शन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन अबू धाबी में एक हिंदू टेम्पल बना है, जो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट गल्फ नेशन में हिंदू टेम्पल बना है, ऐसा ये न्यूज़ है, राइट। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे इसमें 3D प्रिंटेड वॉल्स भी हैं, डोम ऑफ हारमनी है, डोम ऑफ पीस है, 7 शिखारा है, यानी कि 7 टॉप्स होंगे, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, ये 7 हैं। देन इसमें जो स्टोन यूज़ किया है, जो मार्बल यूज़ किया गया है, पिंक मार्बल, वो राजस्थान से यूज़ किया गया है, एंड इटालियन मार्बल्स भी यूज़ किए गए हैं। और दिस इज़ ओपन टू ऑल, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को, कोई भी वहाँ पे जा सकता है। नगारा स्टाइल की ये टेम्पल है। तो ये सारे पॉइंट्स, नगारा स्टाइल, 7 शिखाराज, पिंक सैंडस्टोन फ्रॉम राजस्थान, एंड इटालियन मार्बल भी यूज़ किया गया है। ओपन टू ऑल 3D प्रिंटेड वॉल्स है वहाँ पे, डोम ऑफ हारमनी है, डोम ऑफ पीस है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, राइट। देन दैट्स इट, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट। देन कम्स ब्रिक्स, 5 कंट्रीज़ ऑफिशियली ज्वाइंड द ग्रुप। 5 नई कंट्रीज़ ब्रिक्स में ज्वाइन कर चुकी हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये 5 कंट्रीज़ हैं जो ज्वाइन कर चुकी हैं। अर्जेंटीना ने ज्वाइन करने से मना कर दिया है, राइट। बस इतना पता होना चाहिए। ब्रिक्स का मतलब होता है, मैं यहाँ पे बता दूँ, ये एक एक्रोनिम है। ब्रिक्स इज़ फॉर ब्राज़ील, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स के बारे में है। देन यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव क्वाड बिल, क्वाड बिल में क्या हुआ है इसको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, उतना डिटेल ये पूछा नहीं जाएगा, बस हमें क्वाड के बारे में पता होना चाहिए। क्वाड में 4 मेंबर्स है, यूएसए जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इंडिया अगेन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ऑस्ट्रेलिया इज़ फ्रॉम सदर्न हेमिस्फेयर, एंड जापान इज़ फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। 2007 से ये स्टार्ट होता है। एशियन में एक मीटिंग हुई थी, और उसी मीटिंग में जो लोग गए थे उन्होंने ब्रिक्स को फाउंड करने की बात करी थी। शिंजो आबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका ये आइडिया था, उन्हीं का ये आइडिया था, शिंजो आबे का। और इसमें क्या है कि रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर का मतलब होता है कि सपोज़ अगर कोई सपोज़ कोई एग्रीमेंट हो चुकी है 4 कंट्रीज़ के बीच में या 10 कंट्रीज़ के बीच में, तो वो सारी की सारी कंट्रीज़ उसको फॉलो करें, है ना। कल को कोई दूसरी उसमें से वन ऑफ द कंट्रीज़ ऐसा ना हो कि वो रोक हो जाए, एकदम अग्रेसिव हो जाए, और अपने नेबर को के ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश करे, उनके ऊपर टैरिफ लगाए एक्स्ट्रा, इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसको कहते हैं रूल बेस्ड ऑर्डर, राइट। इसके लिए ये लोग काम करना चाहते हैं, क्वाड में ये काम करना चाहते हैं। और क्वाड में चाइना नहीं है, दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड, क्योंकि चाइना को ही काउंटर करने के लिए क्वाड एक्चुअली बनाया गया है। आई मीन वन ऑफ द रीजन्स, नॉट द मेन रीज़न। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन
liberal trading system, alternative debt financing and for nations in the Indo-Pacific region. Indo-Pacific region का मतलब ही होता है कि अगर ये इंडिया है, यहाँ पे पैसिफिक है, यहाँ पे चाइना है, राइट, और यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं. सो पैसिफिक जो है वो यहाँ पे है, और यूएस हम मैप में देखें तो यहाँ पे है. यहाँ पे साउथ अमेरिका है, और बीच में ये पूरा का पूरा जो है वो आपका, ये पूरा का पूरा जो है वो पैसिफिक ओशन है, राइट. तो इंडिया, सॉरी, ये यूएस जो है वो इस एरिया को कंट्रोल करना चाहता है, यानी इस एरिया को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि इनका ट्रेड है. तो ये शिपमेंट होती है यहाँ से, इस तरीके से ये शिपमेंट होगी. तो पैसिफिक ओशन में यूएस जो है वो कंट्रोल चाहता है, क्योंकि उनका बिजनेस है. पर इंडो पैसिफिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इसमें. इंडिया के इन्फ्लुएंस के बगैर, इंडिया के सपोर्ट के बगैर चाइना को काउंटर करना बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, राइट. इसलिए इंडो पैसिफिक इसका नाम दिया गया है, जबकि हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है पैसिफिक ओशन से. हम इंडियन ओशन से होकर के ही, या फिर बे ऑफ बंगाल से होकर के हम पैसिफिक में जा सकते हैं. हमारी कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है पैसिफिक से. पर फिर भी इस रीजन को इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, राइट. सो आई होप कि आपको इंडो पैसिफिक भी समझ में आ गया होगा, एंड वाई क्वाड इज़ इम्पॉर्टेंट ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट. देन स्टेट फास्ट डिफेंडर, ये एक बड़ा न्यूज़ है. 2024 नेटो की वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से सबसे बड़ी एक्सरसाइज हुई है, राइट. नेटो ने कंडक्ट किया है और यूएस ने उसको लीड किया है. स्टेट फास्ट डिफेंडर 2024 ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, इन तीनों ऑर्गन्स ने पार्टिसिपेट किया है, और इसको यूएस ने लीड किया है. तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि नेटो का एक्सरसाइज है सिंस कोल्ड वॉर से सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा एक्सरसाइज हुआ है जिसमें 90,000 ट्रूप्स पार्टिसिपेट किए हैं, राइट. ये रशियन अटैक किया था, रशिया ने जब अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, उसी समय ये स्टार्ट हुआ था. तो इतना पता होना चाहिए. देन इंडिया लॉन्चेस, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. आइवरी कोस्ट ज्वाइंस यूएन वाटर कन्वेंशन, इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स है, बस अभी देख लेना, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. अब हम आते हैं इकोनॉमी के ऊपर. इकोनॉमी में हम इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे और वर्ल्ड में उसका क्या पोजीशन है वो भी देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि, सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 5th पोजीशन पे आती है, राइट. वर्ल्ड में 5th पोजीशन पे आती है. पर अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इंडिया 141st पोजीशन पे आता है वर्ल्ड में. यानी पर कैपिटा इनकम के केस में इंडिया बहुत पीछे है. जीडीपी तो हमारी है 5th पोजीशन पे बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया सब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन चुकी है. हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, राइट. तो चाइना को पीछे छोड़ने के बाद हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम हो जाती है, और वो 141वें यानी कि 141st पोजीशन पे हम पहुंच जाते हैं. सो दैट इज़ द बैड न्यूज़ एंड दिस इज़ द गुड न्यूज़. पर एक और गुड न्यूज़ है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. India is the fastest growing economy with a growth rate of 8.2%, राइट. इंडिया की जो रियल जीडीपी है वो 8.2% से ग्रो करी है. देन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बारी पूछा जाता है. तो एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो 17% है, 17.7% है. इंडस्ट्री का परसेंटेज है वो 27.6% है, एंड सर्विसेज 54.7%. यानी सबसे ज़्यादा जो हमारी इकोनॉमी यानी जीडीपी को सपोर्ट करती है दैट इज़ सर्विसेज, राइट. रिटेल इन्फ्लेशन 5.4% है. फिजिकल डेफिसिट 5.6% हो चुका है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 9.5 लाख करोड़ इंडिया ने किया है लास्ट ईयर. उसके बाद हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है 11 मंथ्स का फॉरेक्स रिज़र्व है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हम जितना अभी हर महीने इंपोर्ट करते हैं, जो हमारा इंपोर्ट बिल है, इसमें फ्यूल हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती है, जो कुछ भी हम इंपोर्ट करते हैं उन सबको अगर हम अपने फॉरेक्स रिज़र्व से, जो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व है अभी, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारे पास, उससे अगर हम ख़रीदना चाहें तो वो 11 महीने तक हम ख़रीद सकते हैं. इसका मतलब ये होता है, जो फॉरेक्स एक्सचेंज जो है, फॉरेक्स जो है रिज़र्व हमारा 11 मंथ्स का है, इसका मतलब ये होता है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है. देन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 37% पहुंच चुका है, पर इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो रूरल वीमेन का सबसे ज़्यादा है, अर्बन वीमेन का कम है. देन 350 बिलियन बाई 2030 इंडिया की ई कॉमर्स इकोनॉमी पहुंचने वाली है. दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, पर ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये सारे न्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है.
देन फिजिकल डेफिसिट 5.6% पहुंच चुका है, अभी जस्ट हमने देखा। देन कम्स पर कैपिटा इनकम के केस में इंडिया को मैंने जस्ट बताया कि ये 1,84,205 रुपये हैं। पर हम रैंकिंग देखें इंडिया की तो 141 पोजीशन पे आता है इंडिया, जो कि बहुत पीछे है, राइट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने देखा कि $446 बिलियन है, जो कि 11 मंथ्स तक कवर कर सकता है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन 328.9 मिलियन टन्स है। फॉरेन ट्रेड में हम देखें तो हम इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करते हैं पर एक्सपोर्ट काफ़ी कम करते हैं, दैट्स वाई वी हैव ए ट्रेड डेफिसिट, राइट। उसके बाद हम शेयर ऑफ इंडस्ट्री में देखें अगर, तो इंडस्ट्री में 30.9% का शेयर है जीडीपी में, पर इंडस्ट्री के अंदर भी हम देखें तो 17.3% जो शेयर है वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो शेयर है इंडस्ट्री में वो मैन्युफैक्चरिंग का है। देन कम्स 9.9% जो कि कंस्ट्रक्शन का है। देन कम्स 2.4% जो कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर यूटिलिटीज़ का है। देन माइनिंग का आता है सबसे लास्ट में 2.1%। एनुअल ग्रोथ अगर हम देखें तो अगेन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का ही सबसे ज़्यादा है, तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। देन अगर हम बजट में देखें तो हम क्या एक्सपेंडिचर करते हैं इंडिया, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हम डिफेंस पे करते हैं, रूरल डेवलपमेंट पे करते हैं, एग्रीकल्चर पे करते हैं, होम अफेयर्स एंड एजुकेशन पे तो काफ़ी नीचे आके करते हैं। जो सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा होता है वो इंटरेस्ट में जाता है। इंटरेस्ट क्यों है इतना है, और हमारा फिजिकल डेफिसिट है हमारे पास इतना सारा, यानी हमारे पास कर्जा है, कंट्री के ऊपर कर्जा है। सो इस लोन का मतलब क्या है कि हम एक वेलफेयर स्टेट है। सी इसके पीछे का जो रीज़न है दैट इज़ वेलफेयर स्टेट। हम एक वेलफेयर स्टेट है, हम सब्सिडी देते हैं। अब देखो यहाँ पे डिफेंस के बाद जो सबसे बड़ा खर्चा है वो मेजर सब्सिडीज़ का है, राइट। तो हम सब्सिडीज़ भी देते हैं, हम वेलफेयर स्कीम चलाते हैं, राइट। उसके बाद हर स्टेट के पास एक फिजिकल डेफिसिट है क्योंकि वो जितना इनकम करते हैं यानी जितना टैक्स कलेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा वो लोगों के ऊपर खर्च करते हैं, फ्रीबीज कह सकते हैं आप उसको, राइट। जैसे पीडीएस है, पीडीएस स्कीम है, इसमें हम फ्री फूड देते हैं लोगों को, या फिर बहुत सस्ते फूड देते हैं। तो उस रेट में मार्केट से राइस या फिर अदर जो फूड ग्रेन हम देते हैं वो नहीं ख़रीदा जा सकता, पर इतने सस्ते रेट में देने के लिए हमें उसकी भरपाई कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। दैट्स वाई वी इनकर ए लॉट ऑफ लोन। और प्लस हमारे डिफेंस पे भी इतना सारा खर्चा है जिसका कोई आउटपुट नहीं है। डिफेंस प्रोड्यूसेस नथिंग, जो भी खर्चा होता है वो जस्ट लाइक अगर हम लड़ाई रोक लें आज दुनिया के अराउंड में अगर हम लड़ाई रुक जाए तो हर कंट्री का एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं डिफेंस के ऊपर कितना बड़ा खर्चा होता है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी हैव दिस मच ऑफ लोन एंड हमारे को इतना इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, राइट। देन डेफिसिट ट्रेंड जो हम देख सकते हैं, फिजिकल डेफिसिट कंटिन्यूसली घटता जा रहा है। 2022 से 24 तक में 6.4 था और अभी 4.9 है। देन टैक्स रिसीट में देखें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा टैक्स रिसीट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्रेंड भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या यूपीएससी ट्रेंड पूछ लेता है कि फिजिकल डेफिसिट लास्ट 5 ईयर्स में कंटिन्यूसली घट रहा था, कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद CPI, WPI एंड PPI में कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको जस्ट देख लेना है, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। कुछ स्कीम है ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया सो दैट यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो नेट ज़ीरो का टारगेट है, नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट है इंडिया का 2070 तक है, एंड एनर्जी इंडिपेंडेंस है 2047 तक। और इसी को अचीव करने के लिए एक तरफ जो एक उस तरफ जो एक कदम हमने बढ़ाया है दैट इज़ कॉल्ड PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यानी इसमें हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगे होंगे जिसमें 300 अप टू 300 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी लोगों को, राइट। और ऐसा 75,000 करोड़ रुपये इसमें खर्चा किया जाएगा, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। पर यह है कि अगर हमने ये सोलर पैनल्स अगर हर घर पे लगाए हैं तो हमारा फूड नहीं, एनर्जी की को सपोर्ट करने के लिए, एनर्जी कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए जो खर्चा हम करते हैं उसमें हमारी काफ़ी कमी आएगी और हम एमिशंस में भी रिडक्शन कर सकते हैं, राइट। सखी ऐप इज़ इम्पॉर्टेंट। सखी ऐप क्या है कि जो गगनयान मिशन है हमारा, राइट, उसमें जो लोग जाएंगे उसके लिए एक होलिस्टिक ऐप है, राइट। उस ऐप से जो उनके सूट होगा, स्पेस सूट होगा, उसके ऊपर ये एक ऐप होगा और उस ऐप से वो काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, मॉनिटर हेल्थ, अपनी हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं, कनेक्टिविटी विद अर्थ एंड ऑनबोर्ड सिस्टम एंड डाइटरी शेड्यूल्स ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। तो ये सखी ऐप आपको पता होना चाहिए कि ये किस लिए है और ये कहाँ पे यूज़ होगा,
गगनयान मिशन के बारे में पता होना चाहिए कि गगनयान मिशन में हम लोगों को यानी कि मैंड मिशन भेजने वाले हैं स्पेस में, राइट, जिसमें 2 लोग जाएंगे, 2 अनमैन मिशन जाएगा, उसके बाद एक 1 मैंड मिशन जाएगा जो कि 2024 में जाना था, बट स्टिल वी कुड नॉट अचीव इट। सो 3 मेंबर 3 लोग उसमें जाएंगे, विच इज़ ए क्रू ऑफ 3 मेंबर्स। गगनयान में जो मैंड मिशन होंगे उसमें 3 लोग जाएंगे। देन रामनाथ कोविंद कमेटी प्रोपोजेस साइमल्टेनियस इलेक्शन, इसके बारे में मैंने नेशनल न्यूज़ वाले सेक्शन में भी कवर किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें ये बताया था कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है उसमें रामनाथ कोविंद कमेटी ने उन्होंने वो सपोर्ट किया है इस चीज़ को। वो कमेटी को हेड कर रहे हैं रामनाथ कोविंद। वन नेशन वन इलेक्शन वाले केस में मैंने टॉपिक पे मैंने बताया था। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 10 कंट्रीज़ बाय शेयर इन जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी। अब ये एक बड़ा बढ़िया न्यूज़ है जिसको हमें समझना चाहिए। फर्स्ट केस है यूएसए का, यानी कि जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी जीडीपी है दैट इज़ यूएसए। देन कम्स चाइना, जापान, जर्मनी एंड इंडिया। इंडिया का जो भी शेयर है वो 3.28% है, विच इज़ वेरी शॉकिंग। इंडिया बीइंग दिस बिग कंट्री है ना, मोस्ट पॉपुलस कंट्री, एंड स्टिल वी हैव 3% शेयर ओनली। पर चाइना को देखो, चाइना की पॉपुलेशन हमारी लगभग बराबर है और 18% इनका शेयर है। पर एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब ब्रिटिश हमें इंडिया में आए थे, राइट, जब उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया यहाँ पे, और रूल करना क्या, उसको प्लंडर करना स्टार्ट किया, उस समय इंडिया का जो शेयर था जीडीपी में 1700 एडी में, दिस वाज 23% टू 27% यहाँ से। और जब वो गए यहाँ से छोड़ के, उस समय इंडिया का शेयर अराउंड 1% था। तो आप समझ सकते हो कि 23% से लेकर के उसको 21% बना दिया है। तो कितनी बड़ी लूट मचाई होगी इन्होंने। और ये भी तब है जब यहाँ पे 200 साल का इस्लामिक रूल हो चुका था, ठीक है ना। और इस्लामिक रूल उन्होंने कितना प्लंडर किया है और कितनी तबाही मचाई है। यहाँ पे उन्होंने नालंदा जलाया है, यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ को जलाई हैं, बहुत सारा टेम्पल्स बर्बाद किए हैं, जिसमें से काशी विश्वनाथ है, राम टेम्पल है, राइट। सो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थी यहाँ पे इकोनॉमी की, उसको सबको बर्बाद किया। स्टिल हम 23% पे थे, यानी कि उसके पहले अगर इस्लामिक रूल के पहले 200 साल और पहले जाएं तो मे बी दिस कुड बी 40% टू 50%। सो इसीलिए इंडिया को जो सोने की चिड़िया कहते हैं, दिस वॉज द रीज़न वाई इंडिया वॉज कॉल्ड अ गोल्डन बर्ड, राइट। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं और कुछ यहाँ पे रह गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टॉप 5 फ्रूट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, जिसमें आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। टॉप 5 वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार एंड गुजरात। ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। 5 नाम भी अगर नहीं पता है फिर भी टॉप पे कौन है वो पता होना चाहिए। तो फ्रूट्स वाले केस में हमारे पास आंध्र प्रदेश है, एंड वेजिटेबल वाले केस में हमारे पास यूपी है, राइट। देन कम्स राइस प्रोडक्शन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में 3.28 मिलियन टन्स हमने प्रोड्यूस किया है, जिसमें ऑयल सीड 130 मिलियन टन्स है, 130 लाख मीट्रिक टन्स हैं, एंड रेप सीड, मस्टर्ड, ये सारी डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है उसको मेजर करने के लिए 8 कोर सेक्टर्स होते हैं। 8 कोर सेक्टर्स हैं, जिसमें कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसमें सबसे बड़ा जो शेयर है, वेटेज है, वो सबसे बड़ा है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, राइट। क्योंकि हम रिफाइनरी क्या करते हैं, हम कंज्यूम भी करते हैं, प्लस उनको मंगा के, प्लस हम उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शन था कि रशिया को जब यूक्रेन को अटैक किया, तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया कि कोई भी रशिया को क्रूड ऑयल सप्लाई नहीं करेगा। तो रशिया ने क्या किया, इंडिया ने क्रूड ऑयल ख़रीदा, उसको फ़िल्टर किया, उसको प्रोसेस किया और फिर रशिया को बेचा। तो हम रशिया के एलाई हैं, हम रशिया के फ्रेंड हैं, रशिया को इससे फ़ायदा होता है और हमें भी फ़ायदा होता है रशिया के साथ। इस वजह से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हमारे पास हमारी इंडस्ट्री का एक बड़ा सेक्टर है। देन सेकंड नंबर पे आता है स्टील, हम स्टील प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रिसिटी, देन थर्ड नंबर पे आता है स्टील, और इस तरीके से ये इसका वेटेज है। ये कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में, 8 के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका ग्रोथ रेट यहाँ पे दिया गया है। देन IRDA गेट्स न्यू नवरत्ना स्टेटस, ये एक न्यू कंपनी है जिनको नवरत्ना स्टेटस मिल चुका है। देन ग्रोथ ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये ग्रोथ है कि किन सेक्टर में कितना हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। देन इंस्टॉल कैपेसिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में पूछा जा सकता है।
हमारे पास जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है उसमें मोस्टली थर्मल होता है, क्योंकि मेजर जो थर्मल एनर्जी का जो रेशियो है दैट इज़ 55%, राइट। जो हमारा पूरा एनर्जी है उसका 55% थर्मल सोर्स से हम निकालते हैं। सेकेंड कम्स जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हमें देते हैं 1.85%, एंड जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उससे मिलते हैं हमें 43%, और ये टोटल मिलके हो जाता है 100%, राइट। कोल में भी अगर हम देखें, सॉरी थर्मल में देखें, तो कोल का जो शेयर है वो 47%, यानी सबसे ज़्यादा है, और बाकी तो ऑलमोस्ट नील ही है। गैस वाला 5% है, और लिग्नाइट बेस तो बहुत कम है, एंड डीजल बेस तो और भी बहुत कम है। तो कोल हमें सबसे ज़्यादा, कोल का शेयर सबसे ज़्यादा है। देन न्यूक्लियर का शेयर 1.85% ही है, विच इज़ वेरी लो। देन कम्स हाइड्रो पावर विच इज़ 10%, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आएगा। देन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में आते हैं 32.5%। सो दीज आर द डेटा, जिससे आप देख सकते हैं कि क्या शेयर है किस सेक्टर का। इसको एक बार देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। स्टैटिक से भी क्वेश्चन होते हैं, इट्स नॉट पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। स्टैटिक से भी कभी कभी क्वेश्चन उठाते हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पे देखा है। और उसी से रिलेटेड ये भी इन्फोग्राफिक है, जिसको आप देख सकते हैं, राइट। जिसमें सोलर पावर, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में देखें तो सोलर पावर का शेयर सबसे बड़ा है। देन कम्स विंड पावर, और बाकी के सारे इसमें इतने आते हैं, स्मॉल हाइड्रो पावर, बायोगैस, बायोमास, वेस्ट टू पावर, वेस्ट टू एनर्जी, ये सारे बहुत स्मॉल शेयर है इनका। सोलर पावर का सबसे ज़्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर में। गुजरात हैज़ द मैक्सिमम शेयर इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन 2023-2024। मर्चेंडाइज इज़ इंपॉर्टेंट। दो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एक तो गुजरात जिसका मैक्सिमम शेयर है, एंड मर्चेंडाइज। हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, राइट। एक तो वो चीज़ें होती हैं जिसको आप देख सकते हैं, और जिसको आप देख नहीं सकते, जैसे सर्विसेज को आप नहीं देख सकते, ये मर्चेंडाइज में नहीं आएगा। पर अब एक चीज़ ऐसे हैं, जैसे हमें गोल्ड एक्सपोर्ट करना है, कोल एक्सपोर्ट करना है, या फिर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करना है, ये सारे की सारी मर्चेंडाइज में आएंगे, ये सर्विसेज में आएंगे। नॉन मर्चेंडाइज कह सकते हैं इसको, इसको मर्चेंडाइज कह सकते हैं, राइट। तो ये आपको समझना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये बाकी उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं। अगेन यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि एक्सपैंडिंग ट्रेड यानी एक्सपोर्ट हम सबसे ज़्यादा किसको करते हैं, और इंपोर्ट हम सबसे ज़्यादा किसको करते हैं, किससे करते हैं। ये डिटेल बहुत है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो सबसे बड़ा हमारा एक्सपोर्ट, हम जिसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है इंडिया का, दैट इज़ यूएसए। सेकेंड नंबर पे आता है यूएई, देन नीदरलैंड्स, देन यूके, एंड देन चाइना आता है 5वें नंबर पे। पर जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो सबसे ज़्यादा आता है हमारा चाइना से, देन आता है रशिया से, एंड देन यूएई से। यानी यूएई जो है वो एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे आता है, और इम्पोर्ट में तीसरे नंबर पे आता है। यूएसए जो 4th नंबर पे आता है, और इराक आता है 5th नंबर पे। तो 5th नंबर तक अगर आपको पता है तो वेरी गुड, राइट। इतना तो पता होना चाहिए, राइट। देन 16th फाइनेंस कमीशन विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये करंट का भी पार्ट कह सकते हैं, स्टैटिक का भी पार्ट कह सकते हैं, करंट में रख सकते हैं हम इसको। सबसे पहले हम ये समझना है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। तो जो भी जिस भी बॉडी का नाम मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। आर्टिकल 280 में मेंशन है फाइनेंस कमीशन, राइट। दिसंबर 31, 2023 को ये बनाया गया था, और ये 2026 अप्रैल 1, 2026 तक ये चलेगा। उसके बाद 2021 सॉरी अप्रैल 1, 2026 तक चलेगा। उसके बाद ये 16 फाइनेंस कमीशन, ये 15 फाइनेंस कमीशन था, और ये 16 फाइनेंस कमीशन यहाँ से आगे चलेगा। एन एक्सपेक्टेड डेट सबमिशन, ये सब बेकार की बातें हैं। चेयरमैन कौन है इसके, अरविंद पनगरिया इसके चेयरमैन होंगे। बाकी सारे इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जैसे अजय नारायण झा हैं, ये नाम आपको ध्यान रख सकते हैं, बट दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अरविंद पनगरिया। आर्टिकल 280, राइट, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, टर्म ऑफ रेफरेंस। सी व्हाट हैपेंस कि जब जो जो टैक्सेस, जो जीएसटी से कलेक्ट करते हैं हम टैक्सेस, उस टैक्सेस को हम स्टेट के लोग भी, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, सो आई पे टैक्सेस, तो वो स्टेट को भी जाता है एंड सेंटर को भी जाता है। जैसे अगर मैं पेट्रोल ख़रीदता हूँ तो स्टेट को जाएगा, पर बाकी सारी चीज़ें खरीदता हूँ तो वो सेंटर को जाएगा, राइट। तो सेंटर फिर उसी टैक्स को स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके लिए एक रूल बना है, एंड दैट इज़ कॉल्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंस, राइट। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो चैप्टर 1 पार्ट 12 पे लिखा हुआ है,
और उसी के बेसिस पे ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए जाते हैं, और ये हर जितने भी फाइनेंस कमीशन बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग नए टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनते हैं, राइट। 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO। अब WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें ट्रेड से रिलेटेड बातें होती हैं। 13th मीटिंग हुई है अबू धाबी में, UAE में, राइट। तो 13th मीटिंग अबू धाबी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट डिस्कशन किस बात पे हुई है? पब्लिक फूड स्टॉक पाइल पे, यानी कि जो सब्सिडाइज फूड हम देते हैं उस पर, क्योंकि वो एक कॉज ऑफ कंसर्न होता है, क्योंकि उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो चेंज होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो पूरा डायनामिक्स है वो चेंज हो जाता है। फिशरी, क्योंकि हम बहुत सारी सब्सिडी, जैसे चाइना बहुत सब्सिडी देता है अपने स्टेट फिशरी को, जिसकी वजह से ओवर फिशिंग होती है। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए भी ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसके ऊपर बात हो रही थी, पर इसमें कोई कंसेंसस हो नहीं पाया। MC14 जो होगा, MC13 अबू धाबी में हो चुका है, MC14 जो होगा वो कैमरून में होगा 2 साल के बाद, राइट। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे। देन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। इंडिया एंड EFTA एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट, जो हम पहले ही देख चुके हैं। इंडिया ने अरब UAE के साथ एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, तो ये 2 नाम भी आपको ध्यान में होने चाहिए। देन द सेम थिंग्स आर देयर, ये सारी चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग पार्टनर, जो हमारा ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, वो सबसे बड़ा कौन है? विच इज़ चाइना। सेकेंड नंबर पे US आता है और थर्ड नंबर पे UAE आता है। ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब है टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, टोटल। सो टोटल वैल्यू जो है वो $118 बिलियन है। चाइना का, USA का 118.32, यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ओनली 0.12 का डिफरेंस है, राइट। पर UAE का काफ़ी कम है, ये तो $83 बिलियन का ही है। तो चाइना इज़ एट द फर्स्ट प्लेस, USA इज़ द सेकेंड प्लेस एंड UAE एट द थर्ड प्लेस। और ये रैंकिंग से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं, दैट्स वाई आई हैव यूज्ड इट। ये 300 यूनिट्स वाला PM सौर घर बिजली योजना, वो सेम चीज़ है जो मैंने पहले कवर किया है। अब कुछ रैंकिंग्स है। इंडिया क्लाइम्स 8 प्लेसेस टू 127 इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 127 है। कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बस इतना आपको, ये रैंक एंड कौन रिलीज़ करता है, बस इतना याद रखना है। इंडिया रैंक्स 93 इन ग्लोबल करप्शन इंडेक्स। करप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 93 है, और ये रिलीज़ कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज़ करता है, राइट। देन लीस्ट करप्ट कंट्री जो है वो डेनमार्क है। मोस्ट करप्ट कंट्री में सोमालिया है। सोमालिया हमने देखा था कि फूड पॉवर्टी में भी वो सबसे ऊपर था, यानी सबसे ज़्यादा पॉवर्टी वहाँ पे, फूड पॉवर्टी है वहाँ पे। देन इंडियन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये जस्ट हमने देख लिया है। देन इंडियाज़ रिमेन्स अनचेंज 42 इन इंटरनेशनल IP इंडेक्स, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है उसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो 42 है, और जो सबसे ऊपर है वो USA का है। देन इंडिया रैंक्स 134th इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको बनाता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाता है इसको, और इसमें इंडिया की जो रैंक है 134th है, राइट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI। एंड इसका जो टैगलाइन है, विच इज़ ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूछ सकता है। देन जो फर्स्ट टाइम जो HDI रिलीज़ किया था उसमें 3 लोग थे, मेघनाथ देसाई, गुस्ताव रेनिस एंड महबूबुल हक, जो एक पाकिस्तानी है। पाकिस्तान ने एक यही पॉजिटिव चीज़ दुनिया को दी है मे बी। देन HDI से रिलेटेड और भी बातें हैं, जैसे इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशनल इंडेक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। 3 मेन इसके पिलर्स हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नॉलेज यानी कि एक्सपेक्टेंसी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल कोई स्कूल जा सकता है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल स्कूल किया है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि ग्रॉस नेशनल इनकम यानी GNI से कैलकुलेट करते हैं, पर कैपिटा इनकम से। तो ये 3 चीज़ें हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 126 है। इसको रिलीज़, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है वो फिनलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इसको जो रिलीज़ करता है, विच इज़ UNSTN यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, ये इसको रिलीज़ करता है। बस रैंकिंग पता होनी चाहिए एंड कौन रिलीज़ करता है वो पता होना चाहिए। फिनलैंड इस पर टॉप पोजीशन पे है। देन कम्स की फंडिंग रिपोर्ट रिगार्डिंग इंडिया। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं इंडिया की, जैसे
रिप्रोडक्टिव हेल्थ सॉरी मेटर्निटी मोर्टालिटी रेट में इंडिया 100 एंड इंडिया की जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है दैट इज़ 103, जिसमें 1 लाख लाइव बर्थ्स में कितने डेथ होते हैं उसको काउंट किया जाता है। टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया की 2.0 हो चुकी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल की 71 है एंड फीमेल की 74 है। देन कम्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं खुद से, नथिंग टू एक्सप्लेन। यूएस रिपोर्ट्स फर्स्ट लोकल प्लांट एक्सटिंक्शन ड्यू टू राइजिंग सी लेवल। राइजिंग सी लेवल की वजह से पहला प्लांट एक्सटिंक्शन हुआ है जिसका नाम है की लार्गो ट्री कैक्टस। ये कैक्टस है, की लार्गो ट्री कैक्टस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में पाया जाता है। अब इसके रीज़न क्या है एक्सटिंक्शन के? फ्लोरिडा की, यानी कीज़ का मतलब होता है आइलैंड्स, आइलैंड चेन को हम कीज़ भी बोलते हैं, राइट। तो ये फ्लोरिडा के आइलैंड चेन पे ये मिलता है। और रीज़न क्या है इसके? वल्नरेबल लोकेशन, क्योंकि वहाँ पे सी लेवल राइज है, राइट। स्टॉर्म सर्जेस, यानी कि अचानक से उसकी जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है। सॉल्ट वाटर वहाँ पे आ जाता है, सी का पानी आएगा तो सॉल्ट वाटर भी आएगा। प्लस हर्बीवोरी, यानी कि ऐसे जानवर भी वहाँ पे रहते हैं जो उसको खा जाते हैं, जो हर्बीवोर्स हैं। देन ग्लोबल सी लेवल राइज कितना हुआ है? सो 1993 से अभी तक में जो ग्लोबल सी लेवल है वो 103 है, यानी कि 10.3 सेंटीमीटर का सी लेवल राइज हो चुका है। तो ये डेटा भी आपको याद होना चाहिए। और इस सेंचुरी के एंड तक, राइट, ऐसा माना जा रहा है कि 0.3 टू 1.1 मीटर्स तक सी लेवल राइज हो सकता है। तो इतना अगर सी लेवल राइज होगा तो जो भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। एक यहाँ पे इंडियन डिप्लोमेसी से रिलेटेड एक वर्ड है नेस्ट। नेस्ट का मतलब है न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, राइट। MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको ये एक ग्रुप है, एक छोटी सी ग्रुप है जिसमें कुछ लोग बैठेंगे और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बेसिस पे क्या डिप्लोमेसी होनी चाहिए, उसके साथ डील करेंगे। और इसमें AI के ऊपर बात करेंगे। G5 ब्लॉकचेन, G5 यानी कि इस G5 कंट्रीज़ के साथ ये लोग डील करेंगे। उसके बाद उस टेक्नोलॉजी में क्वांटम टेक्नोलॉजी हो सकती है, AI टेक्नोलॉजी हो सकती है, बायो इंजीनियरिंग हो सकती है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर है, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन है, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये सारी पे बात होगी। अब आते हैं हम हमास पे, क्योंकि हमास ने अटैक किया था अक्टूबर 7 को, तो उससे के बारे में हमें कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए, बिकॉज़ इतना बड़ा न्यूज़ है। तो अब ये नहीं पूछेंगे कि हमास ने किसको अटैक किया या फिर उससे रिलेटेड जो पॉलिटिकल न्यूज़ है वो तो नहीं पूछेंगे, पर ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि हमास का ऑफिशियल नेम क्या है, राइट, विच इज़ हरकत अल मुक्कावमा अल इस्लामिया। पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक अरबी वर्ड है मुकावामा, हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया, जिसका मतलब होता है इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट, राइट। इसको जो हमास के फाउंडर है वो अहमद यासीन है, 1987 में इन्होंने फाउंड किया था। जो जिसका जो इंस्पिरेशन है वो इजिप्ट बेस्ड मुस्लिम ब्रदरहुड से लिया गया था, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड से इंस्पायर्ड ग्रुप है जिसको हम हमास कहते हैं, राइट। आफ्टर ओस्लो एकॉर्ड, अब इसे यहाँ पे एक ओस्लो एकॉर्ड आता है। ओस्लो एकॉर्ड क्या होता है कि इसराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में डिस्कशन हुई थी, जिससे ये हुआ था कि पीस ट्रीटी हो जाएगी, वो लोग फाइट नहीं करेंगे। दैट वाज ओस्लो एकॉर्ड, राइट। उसकी इसी ओस्लो एकॉर्ड के बेसिस पे हम पैलेस्टीन में इलेक्शन भी हुआ था और वहाँ पे हमास जीत गया था। पर जो दूसरी पार्टी थी अल फतेह, वो अल फतेह पार्टी ओस्लो एकॉर्ड को सपोर्ट करती थी, पर हमास जो है वो ओस्लो एकॉर्ड को सपोर्ट नहीं करता था। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो पैलेस्टीनियन लोग हैं उन्होंने वायलेंस को चूज़ किया था जब उन्होंने हमास को सपोर्ट किया था, क्योंकि जो अल फतेह है ये हार गई थी, ये ग्रुप हार गई थी, क्योंकि ये ग्रुप पीस चाहती थी इसराइल के साथ, राइट। उन्होंने ओस्लो एकॉर्ड को सपोर्ट किया था। हमास ने ओस्लो एकॉर्ड को डिनाई किया, उसको रिजेक्ट किया और वहाँ के लोगों ने उसी को चूज़ किया, यानी हमास को चूज़ किया। सो द पैलेस्टीनियन पीपल चोज वायलेंस एट दैट टाइम, और जब इसराइल उनको मारता है देन दे स्टार्ट क्राइंग। ईरान एंड अदर अरब ने, ओके, ये सब। Hamas does not recognize the existence of Israel as an independent nation. Hamas believes that Israel can be eliminated by violent means. यानी कि जैसे अक्टूबर 7 को अटैक किया था उस तरीके से इनको लगता है कि अगर हम अटैक करें तो इसराइल को ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, पेजर अटैक्स, राइट। लेबनान में
पेजर ब्लास्ट हुआ था, जो सबको पता होगा। हिजबुल्ला के जो ऑपरेटर्स थे उसमें बहुत सारे मारे गए थे। पर ये न्यूज़ तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। पूछा ये जाएगा कि कौन सी कंपनी ने बनाया था पेजर्स को। ताइवानीज़ कंपनी थी जिसका नाम है गोल्ड अपोलो। एक ये पूछा जा सकता है, गोल्ड अपोलो ने बनाया था, जो कि जो पेजर्स है वो सप्लाई किए गए थे हंगरी से, राइट। और ये एक ताइवानीज़ कंपनी है जो हंगरी में काम कर रही थी। इसमें जो यूज़ किया गया था मटेरियल उसको कहते हैं PETN, यानी कि पेंटा इथ्रियोल। आई मीन बड़ा अजीब सा नाम है। इसको PETN भी मानते हैं। अब ये होता क्या है, हाईली एक्सप्लोजिव होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक जो हाईली एक्सप्लोजिव होता है। वाइट क्रिस्टलाइन इसका एक पाउडर, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और सिमिलर टू RDX, ये RDX की तरह ही ब्लास्ट होता है, यानी इसका एक्सप्लोजन जो है वो RDX की तरह ही होता है। कैन बी यूज इन मेडिकल फील्ड ऑल्सो, इसको मेडिकल फील्ड में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसको पहले भी यूज़ किया जा चुका है। जो PETN है, जो पेजर अटैक है, उसके अंदर जो PETN यूज़ किया है वो एक PETN जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पेजर के अंदर डाला गया था, और या तो हीट की वजह से या शॉक की वजह से उसको ट्रिगर किया जा सकता है, राइट। और जब वो ट्रिगर होगा तो फटेगा। दैट वाज द मैकेनिज्म। तो ये जो मैकेनिज्म वो पहले भी यूज़ किया जा चुका है 2001 में एंड 2009 में। 2001 में शू बॉम्बर के नाम से ये अटैक, और ये दोनों अटैक USA में हुए थे, एयरलाइंस में ही हुए थे, राइट। तो शू बॉम्बर वो भी अलकायदा ने करवाया था, एंड अंडरवेयर बॉम्बर अगेन अलकायदा ने ही करवाया था। तो आज अगर एयरपोर्ट पे जा कर के अगर आपको जूता खोल करके और चेक करवाने की ज़रूरत पड़ती है, सो थैंक्स टू दीज गाइस अलकायदा। और अभी अक्सर हम ये सुनते रहते हैं कि इंडिया के सेलिब्रिटीज़ लाइक शाहरुख खान को भी स्ट्रिप चेक किया जाता है USA में। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अंडर वाटर बॉम्बर, क्योंकि उसके पहले स्ट्रिप चेकिंग नहीं होती थी इस तरीके से। लेकिन जब ये लोग ऐसी ट्रिक्स लगाते हैं, सो उसके बाद जो अथॉरिटीज़ हैं दे बिकम एक्स्ट्रा कॉशियस। उसके बाद अनुराग कुमारा जो है वो श्रीलंका के 10th प्रेसिडेंट बन गए हैं। जनता विमुख ये उनकी पार्टी है, बड़ा अजीब सा नाम होता है। फार राइट विक्ट्री इन जर्मनी, एक फार राइट ग्रुप है AFD, ऑल्टरनेटिव फॉर डेमोक्रेसी। ये पार्टी है जिसको जर्मनी में विक्ट्री मिली है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। फार राइट ग्रुप है और ये क्या सपोर्ट करते हैं, जर्मन मिलिट्री एड फॉर यूक्रेन के अगेंस्ट है। ये जो जर्मनी ने यूक्रेन को मिलिट्री एड भेजा था उस चीज़ के ये अगेंस्ट है। क्लाइमेट चेंज को भी ये डिनाई करते हैं, ये नहीं मानते क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ होती है। बट द रियल न्यूज़ इज़ हेयर ऑर्डो लिबरलिज्म। ये क्या होता है ऑर्डो लिबरलिज्म? इसमें क्या है कि दैट कंबाइंस इकोनॉमिक लिबरलिज्म विथ एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी एंड सोवरेनिटी। ये इसका मतलब होता है ऑर्डो लिबरलिज्म का मतलब, यानी कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग नेशनल फीलिंग, जो कि हिटलर ने भी किया था, राइट। देन सेंट मार्टिन आइलैंड, ये अगेन बहुत बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि इसी आइलैंड की वजह से बांग्लादेश में मिलिट्री कू हुआ है और शेख हसीना अभी इंडिया में बैठी हुई है। दिस आइलैंड इज़ द रीज़न। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये है बांग्लादेश है और यहाँ पे ये आइलैंड है जिसको बड़े जूम करके हम ऐसा देख सकते हैं। ये सेंट मार्टिन आइलैंड है। इस आइलैंड को US अपने कब्जे में लेना चाहता था, इसकी वजह से, और इसमें शेख हसीना ने मना किया और उसके बाद USA ने वहाँ पे कू करवाया है, जिसमें जो वहाँ पे यूनुस है अभी प्रेसिडेंट, वो उसके पार्ट है, यानी USA का वो एलाई है, ऐसा कह सकते हैं। ये बांग्लादेश का ओनली कोरल आइलैंड है, ये भी हमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सी टर्टल्स। तो बांग्लादेश का सिंगल कोरल आइलैंड है वो सेंट मार्टिन आइलैंड है। यहाँ पे सबसे पहले अरब मर्चेंट आए थे जिन्होंने इसका नाम दिया था जजीरा, राइट, जिसका मतलब होता है द आइलैंड या फिर पेनिनसुला। उसके बाद यहाँ पे उसका दूसरा नाम भी दिया गया नरिकेल जंजीरा, उसके बाद जिसका दूसरा नाम होता है कोकोनट आइलैंड, और ब्रिटिश जब आए हैं तब इसका नाम दिया है सेंट मार्टिन आइलैंड, राइट। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। देन अगेन ये कुछ न्यूज़ है जो आप देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोलरिस डॉन, जो कि प्राइवेट स्पेस वॉक कराएगा लोगों को, यानी प्राइवेट पीपल जा कर के स्पेस वॉक कर सकते हैं। उस मिशन का नाम होगा पोलरिस डॉन। SpaceX जो रॉकेट है उस पर लेके जाएंगे, जिसमें ड्रैगन कैप्सूल जाएगा जिसका नाम रेजिलियंस रखा गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक, यानी कि लोग जा सकते हैं और स्पेस में घूम सकते हैं,
राइट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, 700 किलोमीटर्स पे ये जाएंगे, उतनी हाइट होगी। वॉन हेलन रेडिएशन बेल्ट, एक जो रेडिएशन बेल्ट है वहाँ पर पे जा कर के और कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि हमें एक्सरे इमेजेस भी चाहिए, हम स्पेस वॉक में जा कर के वहाँ पे जो सूट है स्पेस सूट उसको भी टेस्ट करेंगे। ये सारे कुछ टेस्ट वहाँ पे किए जाएंगे। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पोलरिस डॉन क्या है, स्पेस एक्स उसको लेके जाएगा। जो सूट यूज़ जो कैप्सूल यूज़ करेंगे उसको ड्रैगन कैप्सूल यूज़ करेंगे जिसका नाम रेजिलियंस रखा गया है। एंड दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान रखने हैं। इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और बातें यहाँ पे, जैसे पोलरिस प्रोग्राम ऑफ स्पेस एक्स सिंप्लीफाइड एड फॉर ईवा रेस्क्यू, जिसको सेफर भी कहते हैं। देन एलेस्की लियोनोव जो रशियन एस्ट्रोनॉट थे, फर्स्ट टाइम स्पेस में गए थे। उसके बाद एड वाइट है, वो नासा के एस्ट्रोनॉट थे, वो स्पेस में गए हैं फ्रॉम अमेरिका। देन उसके बाद जेमिनी 4 मिशन पे गए हैं, ये तो नासा के एस्ट्रोनॉट है। देन जीन लूप चेरेटिन, ये यूरोपियन इंसान है जो स्पेस वॉक करे हैं। गोपी चंद थोकरा बिकेम फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने, उसके पहले हमें इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर राकेश शर्मा ऑलरेडी स्पेस में जा चुके हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप पीडीएफ से ज़रूर देख लें। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ WHO ने एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स के लिए एक वैक्सीन बनाई है, वैक्सीन को ऑथराइज़ किया है, जिसका नाम है MVA-BN। BN स्टैंड्स फॉर बवेरियन नॉर्डिक, यानी एक कंपनी है जिसका नाम है, ये डैनिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है बवेरियन नॉर्डिक, उसी की वजह से BN आया है यहाँ पे। और MVA जो है उसका मतलब होता है मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा, राइट। इसका पूरा नाम हो गया। इसके कुछ और भी नाम है, जैसे इमवाम्यून है, इमवैनेक्स है, ये इसका कुछ नाम है। इसमें जो वायरस यूज़ किया गया है, यानी इसका जो मैकेनिज्म है वो उसी एमपॉक्स के वायरस को वीक करके लाइव वायरस को यूज़ किया गया है, और जिसकी वजह से हमें स्मॉल पॉक्स या एमपॉक्स नहीं होगा, क्योंकि वो उसको बहुत वीक कर दिया गया है। इसके बाद इसमें कुछ डोजेस दिए जा सकते हैं, जो 2 डोज के ये जो वैक्सीन होंगे वो 2 डोज में होंगे, जिसको 4 वीक के गैप पे एडमिनिस्टर किया जाएगा। 18 साल से ऊपर के लोगों को दिया जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ये जरूर पूछ लेता है कि किन लोगों को दिया जाएगा या फिर कितने डोजेस होंगे। ऑफ लेवल भी इसको यूज़ किया जा सकता है, दैट मीन्स कि इसको इन्फेंट्स के लिए भी बाद में कभी यूज़ किया जा सकता है। यंग पीपल यानी 18 साल से लोग कम के बच्चों को भी दिया जा सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन को भी दिया जा सकता है। अगर सिंगल डोज दिया जाए तो 76% इफेक्टिव होता है, और डबल डोज दिया जाए तो 82% इफेक्टिव होता है ये। सो एमपॉक्स के वैक्सीन के बारे में आपको पता हो गया। सो दिस इज़ इट। इसमें हमने सारा कुछ कवर किया, इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जो कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में होगा, उन चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर किया है। आई होप कि इस सेशन से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन हो वो यहीं से आए। आई होप दिस हैपन्स, और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू गाइज फॉर योर एग्ज़ाम, एंड बाय बाय, सी यू।